हम्म, नमस्ते सभी को। हम डॉक्टर राहुल शर्मा हैं और मैं पिरामल स्वास्थ्य में एज ए क्वालिटी मैनेजर काम करता हूं। मैं आप सभी का इस कार्यशाला में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम चाहेंगे कि ये, जैसा कि डॉक्टर नमित सर ने कहा है, कि ये वन वे इंटरेक्शन नहीं होगा। हम चाहते हैं आपकी तरफ से भी हमें काफी सारे सवाल सुनने को मिले और आपकी तरफ से भी हमें काफी सारे उत्तर सुनने को मिले। तो मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा सेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, हम इसको शुरू करते हैं। तो आकाश, shall I present it? I have a PPT. PPT is visible. Visible, okay. So जो मेरा टॉपिक है, जो मैं शुरू करूंगा आज, जिसके बारे में कितनी तरह के फ्यूल्स होते हैं जिससे आग लगती है, कितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स हम हमारी फैसिलिटीज में यूज कर सकते हैं। हम ये भी पता करेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर की एनाटॉमी क्या है, हमें फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है, और हम ये भी जानेंगे कि गाइडलाइंस क्या होती हैं। अगर हमें हमारी अस्पताल में आग लग गई है तो हम उस आग से का कैसे सामना करेंगे, उसकी गाइडलाइन के बारे में भी हम जानेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पहली स्लाइड आपको दिख रही है, इसमें कुछ फोटोज दिख रहे हैं आपको। आप देख पा रहे हैं, कुछ फोटोज हैं, कुछ न्यूज हैं। जनी जो अस्पतालों में जो फायर लगी है, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स अस्पतालों में हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ न्यूज हम फ्रीक्वेंटली हम सुनते रहते हैं, या तो टेलीविजन के माध्यम से या फिर हम पढ़ते रहते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में। तो मैं क्या जान सकता हूं, आप में से किसी से भी कोई भी मुझे बताएगा कि इसका क्या कारण है? ये जो आग लग जाती है अस्पताल में, इसका क्या कारण हो सकता है? फायर लगने पर किस तरह से उसे मैनेज करना है, तो उसका नॉलेज नहीं होता है लोगों को। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नॉलेज नहीं होता है, इसके अलावा कोई और कुछ मुझे बताना चाहेगा? फायर किस वजह से लगी है और उसे बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर लगाने यूज करने होते हैं, वो भी नहीं उनको पता होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि लोगों को पता ही नहीं है कि फायर को, पहली बात तो यही नहीं पता है कि क्या जल रहा है। नहीं पता है कि हम क्या जल रहा है, हम उसको बुझाएंगे कैसे। अगर हमें पता चल भी गया तो क्या पता हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हमारी संस्था, जो हमारी फैसिलिटी में लगे हुए हैं, वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं। और अगर कर भी रहे हैं तो क्या पता हमें सरकार की तरफ से एनओसी प्राप्त है भी कि नहीं। क्या पता हमारे इमरजेंसी डोर्स जो हमारी संस्था में है उस वक्त काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या पता हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड ही नहीं है। या फिर क्या मालूम, हम जो एक पीरियोडिक मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करनी होती है एक रेगुलर अंतराल पर, वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे कारण है जो जब हम लोग हमारी पीपीटी को आगे में रन थ्रू करूंगा तो आपको धीरे धीरे सारे कारणों के बारे में पता चलेगा। तो एक मैं महाराष्ट्र का ही रेफरेंस लेकर ये बताना चाहूंगा कि जब जब ये ऑडिट किया गया कि क्या कारण था आग लगने का, तो अप्रोक्स 484 मेडिकल फैसिलिटीज जब ऑडिट करी, पता चला कि 90% के पास एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो इन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए आज हम पढ़ेंगे, कि आज हम जानेंगे एक्चुअली कि फायर क्या है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज फायर ट्रायंगल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हिंदी में कहा जाता है कि आग लगाने के लिए चिंगारी ही काफी होती है। आप सबको पता होगा आग कैसे लगाई जाती है, राइट? ओके, सो आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, ये बात सही है। बट चिंगारी के साथ हमें एक फ्यूल भी चाहिए जो उस चिंगारी को सस्टेन कर पाए, राइट? सो फायर ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में हम
अभी पता करेंगे, जानेंगे। सो फायर ट्रायंगल 3 चीजों से बना होता है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आग क्या काम, चिंगारी का काम करती है। फ्यूल, फ्यूल क्या करेगा, कोई भी कंबस्टिबल, जो भी ज्वलनशील जो भी मटेरियल होता है, वो आग को एक खाने का काम करेगा, फीड का काम करेगा। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बहुत जरूरत है। अगर ऑक्सीजन होगी तो हमारी जो आग है वो बहुत जल्दी से बहुत दूर दूर तक फैलेगी। सो फायर ट्रायंगल इज कंपोज्ड ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। 4 वाजता होईल पण सोनोग्राफी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये तीनों मिलकर एक केमिकल रिएक्शन उत्पन्न करते हैं जिसको हम कहते हैं फायर। फायर को उत्पन्न होने से, फायर को लगने से हम रोक सकते हैं अगर हम इन तीनों जो चीजें हैं, हमारा हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इनको अलग अलग कर दें। ठीक। और एज यू ऑल आर अवेयर दैट जो भी, जब भी इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी फायर उत्पन्न हो। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर, आग कितने प्रकार की होती है। और आग और उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि हमें आग का प्रकार समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आग किस वजह से लग रही है, किस तरह का फ्यूल काम आ रहा है उस आग को लगाने के लिए। जैसा कि मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख रखा है कि किस प्रकार की सामग्री में आग लगी है, हमें पहले ये पता करना पड़ेगा। क्या वो कागज में लगी है, क्या वो ग्रीस में लगी है, या वो बिजली के किसी उपकरण में लगी है। इसे समझने के बाद ही आप सही तरह का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर गलती से आपने बिना जाने पहचाने फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर भी लिया तो हो सकता है कि आप आग बुझाने में सक्सेसफुल हो और नहीं भी हो। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कितने तरह की फायर्स होती हैं, और उसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कितने तरह के फ्यूल्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर A, B, C, D और K लिखा हुआ है। तो ये हमारी क्लासेस ऑफ फायर हैं। ए तरह की फायर, तरह की फायर, सी तरह की फायर, डी तरह की फायर और के तरह की फायर। तो ए तरह की जो फायर है वो फायर किस लगती है, किसी भी कागज, कपड़े या जो प्लास्टिक या ट्रैश के कारण जो भी आग लगी है हम उसको क्लास ए बोलते हैं, क्लास ए टाइप ऑफ फायर। ठीक है। अब क्लास बी टाइप की फायर क्या होती है? क्लास बी टाइप की फायर वो होती है किसी भी प्रकार के जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि गैसोलीन हो गया, ऑयल हो गया, हमारा ग्रीस हो गया, हमारा जो ऑयल बेस्ड पेंट हो गया, हमारी जो जितनी भी ज्वलनशील जो गैसेस होती हैं उनकी वजह से जब आग लगेगी तो हम उसे क्लास बी ऑफ फायर, मतलब उसको हम उस फायर को क्लास बी बोलेंगे। ठीक है। अब क्लास सी क्या होती है? क्लास सी से आप ये समझिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से जो आग, हमारी लैब इक्विपमेंट हो गए, हमारे जो मशीन्स हो गए, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गए, उनकी वजह से जो आग लगती है तो हम उसे क्लास सी ऑफ फायर में बोलते हैं। ऐसे ही जो भी कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं, ज्वलनशील मेटल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, लिथियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा, उनकी वजह से अगर आग लगेगी तो उस आग का जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लास डी। अगर हमारे खाना बनाने वाला जो तेल है या जो हमारा जो घी है, जो किचन में बेसिकली आग लगती है, इनकी वजह से उस आग को बोला जाता है क्लास के फायर। ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्लासेस ऑफ फायर होती हैं, और वो क्लासेस ऑफ फायर का जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप ऑफ फ्यूल की वजह से है कि किस फ्यूल से आग लगी। जिस फ्यूल से आग लगेगी उस हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप एक निमोनिक भी देख सकते होंगे कि क्लास ए फायर, जो क्लास ए क्लासिफिकेशन हमने ए दिया है वो निमोनिक आया है ऐश से, मतलब राख से। अब जो बी है वो है बैरल। बैरल में ही हम सारे फ्लेमेबल गैसोलीन्स और हमारे जितने भी ऑयल बेस्ड पेंट रखते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको बोला है क्लास बी। करंट, करंट है, करंट की वजह से क्लास सी बोला गया, और डायनामाइट की वजह से क्लास डी बोला गया। और किचन, क्योंकि ये आग किचन में लगती है, किचन में उपयोग होने वाले तेल और घी की वजह से या जो भी फैट्स की वजह से, तो इसलिए उन लोगों ने इस फायर को नाम दिया क्लास के।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें एक लेबल लगा होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में नीचे एक लेबल लगा हुआ है जो ये कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर है ये क्लास ए वाली फायर को बुझाने में काम आएगा। इसका मतलब ये एक सिंपल वाटर एक्सटिंग्विशर है जो कागज, हमारा जो ट्रैश है, हमारा जो प्लास्टिक की वजह से जो आग लगी है उसको बचाने में काम आएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये क्लास ए की फायर को बुझाने में काम आएगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि कितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो जो बहुत द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर वाटर, जैसा कि हमने अभी समझा क्लास ए जिसे बोलते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड फील्ड एक्सटिंग्विशर जिसे क्लास बीसी टाइप बोलते हैं, और एक ड्राई केमिकल पाउडर होता है जिसको हम क्लास डी या बीसी या डीसी बोलते हैं। तो बेसिकली हम हमारे अस्पताल में क्लास एबीसी वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। और अगर आपको जरूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लेबोरेटरी में या किचन में आपको क्लास डी या क्लास के टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है तो आप जरूर से अपने फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम एक एक करके ये जितनी भी तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स है इनके बारे में जानेंगे। क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, इसी तरह से क्लास एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में जानेंगे। तो ये एक सिंपल सा फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिख रहा है जिसको बोला जाता है क्लास ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर प्रेशराइज्ड वाटर भरा होता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर एक स्टिकर दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो दर्शा रहा है कि ये जो क्लास जो फ्यूल जिस तरह का, जैसे कागज या हमारा जो ट्रैश हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसको बुझाने में ये कामयाब होगा। इसके अंदर 2.5 गैलन ऑफ वाटर विथ अप्रोक्सीमेटली 150 to 175 ऑफ PSI यूनिट भरा रहता है पानी इतने प्रेशर के साथ। और इसका जो ये 1 मिनट तक काम करेगा, मतलब इसके जो डिस्चार्ज टाइम है ये 1 मिनट का रहेगा। 1 मिनट के अंदर जितना भी प्रेशर के साथ इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पानी निकालेगा और जो 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 जिस जगह पर आग लगी है उसको बुझा देगा। इसके ऊपर एक प्रेशर गॉज होता है जो हमें उसकी कैपेसिटी चेक करने को के लिए मदद करता है। हम आगे समझेंगे कि ये प्रेशर गॉज क्या होता है और किस किस सिचुएशन में हमें हमारे प्रिवेंटिव एंड मेंटेनेंस जो टीम है उनको इन्फॉर्म करना है या हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको रीफिलिंग के लिए भेजना है। इसकी जो एफिकेसी होती है 30 से 40 फीट होती है, मतलब इतनी दूरी तक भी काम कर सकता है। इतनी दूरी पर पानी की बौछार के साथ वो जो जहां आग लगी हुई है उसको बुझा देगा। सो बेसिकली ये काम कैसे करता है हम इस तरह से इसको समझेंगे। ये काम करेगा, ऑब्वियसली पानी है तो वो जो जगह है उसको ठंडा कर देगा, जितना भी जो हीट है उसको हटा देगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। राइट, तो ये है हमारा क्लास ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। दिस इज क्लास बी और सी फायर। इसके अंदर भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अंदर जैसा कि आप फिर स्टिकर पे देख सकते हैं कि ये स्टिकर क्या कह रहा है, ये जो पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर है ये जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण से आग लग रही है या जो हमारा तेल, जो फ्लेमेबल गैसोलीन या जो लिक्विड है उसकी वजह से आग लग रही है उसको बुझाने में काम आएगा। करेक्ट। सो इसके अंदर 2.5 to 100 प्रेशर पाउंड की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भरी होती है। ठीक है, और इसका जो डिस्चार्ज टाइम होता है 8 से 30 सेकेंड, मतलब 8 से 30 सेकेंड में है। इसके अंदर कोई भी गॉज नहीं होता है। इसकी जो कैपेसिटी है हम वो वेइंग से इसकी कैपेसिटी पता कर लेते हैं। इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो है 3 से 8 फीट। ये इतना दूरी तक काम करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आग को बुझाता है वो स्मूदरिंग तरीके से बुझाता है, मतलब एक कवर बना लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है किसी भी मटेरियल के ऊपर जहां पर लगी। इसकी इफिकेसी जो है वो कम हो जाती
जो टेम्परेचर है मटेरियल का, जो वहां पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो इसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा क्लास बी या क्लास सी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर है भाई। ये हर तरह की आग, जिस हर तरह के फ्यूल जो आग है उसको बुझाने में आपकी मदद करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो क्लास ए जो फ्यूल है, ट्रैश वुड पेपर, उस पर भी काम करेगा। लिक्विड ग्रीस जो गैसोलीन होता है उस पर भी काम करेगा। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उस पर भी काम करेगा, राइट। हम मोस्टली हमारी अस्पतालों में हम इस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपकी संस्थाओं में भी इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर आपको देखने को मिलता होगा, राइट? देखा है आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप लोगों ने देखा है। अब इसके अंदर अगर आपने देखा है तो मैं 100% श्योर हूं आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। इसके अंदर अमोनियम फॉस्फेट एक ड्राई केमिकल होता है, वो भरा होता है 50 से 200 psi प्रेशर के साथ, और उस ऑफ नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भरा होता है। तो जैसा कि आपको इसको इस तरह से समझना है कि इसके अंदर एक ड्राई केमिकल पाउडर भरा होता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम। ठीक है, अब इसका डिस्चार्ज टाइम क्या है? इसका डिस्चार्ज टाइम है 8 से लेकर 25 सेकंड तक। ये इतनी देर में जो प्रेशर के साथ रिलीज होगा और उस एरिया जहां पर आग लगी है उसको बुझा देगा। इसकी विजुअल कैपेसिटी कि ये काम करेगा भी कि नहीं, इसका जो प्रेशर अंदर है वो कितना है, अगर हम इसको रिलीज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे तो वो काम कर भी पाएगा कि नहीं, उसके लिए उसको जानने के लिए इसके अंदर एक प्रेशर गॉज भी होता है, राइट। और जिसके जैसे कि इसकी इफेक्टिव रेंज बता रहा है, ये 5 से 20 फीट तक काम करता है। इतने दूर खड़े होकर भी हम आग बुझा सकते हैं। अगेन ये भी एक तरह का, ये जो पाउडर है, जो ये अमोनियम फॉस्फेट का, जो ड्राई अमोनियम फॉस्फेट का जो पाउडर है, वो जो जहां आग लग रही है उसके ऊपर जब अपन छिड़केंगे प्रेशर के साथ, तो वो एक कवरिंग कर लेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई कट करके उस पर्टिकुलर एरिया में आग को बुझा देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है जो हम अस्पताल में देखते हैं। अब ये आ गया वेट केमिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी किचन में लगने वाली आग है, जो खाना बनाने वाला तेल हो गया, घी हो गया, इसकी वजह से जो आग लगती है, वो उस आग को बुझाने के लिए हमारा ये पर्टिकुलर जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसको क्लास के फायर को बुझाने में काम आता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक फायर सप्रेसेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पीआरएक्स। तो एक पीआरएक्स लिक्विड फायर सप्रेसेंट इसके अंदर भरा जाता है और इसका डिस्चार्ज टाइम है 40 सेकेंड्स, और ये 10 से 12 फीट की रेंज में काम कर पाएगा। और ये जो इसका जो काम करने का तरीका है वो उस जहां पर आग लगी है उस एरिया को ठंडा कर देगा और एक फोम का ब्लैंकेट उसके ऊपर बना देगा। इस तरह से ये जो पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर है ये काम करता है। एक हमारा हो गया ड्राई पाउडर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंबस्टिबल हमारे जो मेटल्स होते हैं उसको बुझाने में काम आता है, और अगर आपकी लेबोरेटरी में इसकी जरूरत है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आपके फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को इसके बारे में जरूर जानकारी दें। सो अगेन इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, कॉपर या ग्रेफाइट रहता है, और ये काफी तरह जो कंबस्टिबल मेटल्स हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट हम इसको काम कर सकते हैं। ये 6 से 8 फीट इसकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज होती है। ठीक है, इसका जो वॉन्ड होता है, या कह सकते हैं एक लो वेलोसिटी नोजल होता है, वो उस जहां पर आग लगी है उस पर धीरे धीरे ये जो हमारा जो कंबस्टिबल जो लिक्विड है या जो इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एरिया में छिड़कते हैं उसको, और छिड़कते जो भी जो मेटल्स होता है वो धीरे धीरे जहां पर जो आग लगी हुई है वो धीरे धीरे बुझ जाती है। ठीक है, तो अगेन ये इसका वही काम है कि उस जगह को ठंडा कर देता है और एक स्मूदरिंग लेयर, एक कवच बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट हो जाती है और हमारे वहां पर आग बुझ जाती है। ठीक है, ओके। सो अब हम समझेंगे कि एक फायर एक्सटिंग्विशर की एनाटॉमी क्या होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड है
कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक डिस्चार्ज लॉकिंग पिन और सील होती है जिसे हमें तोड़ना पड़ता है, राइट। इसके साथ एक ऊपर एक डिस्चार्ज लीवर होता है, राइट, जिसे हमें दबाना पड़ता है। एक कैरिंग हैंडल होता है जिससे हम उसको पकड़ते हैं। एक प्रेशर गॉज होता है जो हमें ये बताता है कि सही प्रेशर में जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो उस पर्टिकुलर सिलेंडर में भरा गया है कि नहीं। एक डिस्चार्ज होज होता है, एक नोजल होती है और एक ओरिफिस होता है जहां से कि हमारा कंबस्टिबल पाउडर निकल के आता है। बॉडी होती है जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, और डेटा होती है। ये डेटा प्लेट पर हम हमारी एक्सपायरी डेट, हमारी डेट ऑफ रीफिलिंग लिख सकते हैं, और हमारा किस टाइप का आग बुझाने के लिए ये पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहा है उसके बारे में हम इसके ऊपर लिखा जाता है, करेक्ट। सो shall I play the training video? Yes, please. Yeah, okay. Like fuel, oxygen, and source of ignition. By removing any आप देख पा रहे हैं वीडियो को और सुन भी पा रहे हैं? जी हाँ सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये एक्चुअली वीडियो अगेन हम एक बार रिविजिट करेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है, और आग का जो ट्रायंगल है, जो हमने जो ट्रायंगल पढ़ा उसके बारे में ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बताएगा। Operation of fire extinguisher. There are three main reasons for the fire, like fuel, oxygen, and source of ignition. By removing any one from the fuel, oxygen, we can stop fire. Fire is categorized in 4 parts: Class A, Class B, Class C, and Class D. Class A, solid fire. It is fire due to woods, clothes, rubber, and paper. Class B, fire due to flammable liquid. Class C, fire due to flammable gas, like fire due to LPG. Class D, metal fire. Shut down is fire due to electricity. Then find out the category of fire A, B, C, or D and extinguish accordingly. Method: operate fire cylinder. To operate fire extinguisher, put of the cylinder. Face the head of the hose of the cylinder towards the base of the flame. Press the hand lever. Keep on moving the hose left and the right on the surface of the fire until fire is extinguished. Call emergency immediately if fire is beyond your control. Special precaution to be kept during firefighting. Don't use water for extinguishing fire on electrical equipment. It may give electric shock. While using carbon dioxide cylinders, cylinder and hose become very cold, which may cause cold burn. Therefore, use it without touching metallic parts with hands. Hold hose also at the right places. Don't obstruct access to fire extinguishers. If you don't know firefighting, seek help immediately. ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि हम समझ गए होंगे कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह से ऑपरेट करना है। बट मेरी आगे की स्लाइड्स में मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से हमारे जो अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर है हम उसको ऑपरेट करेंगे। चलिए, सो क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम अगर हमारी अस्पताल में आग लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए? कोई बता पाएगा मुझे? पहले तो इमरजेंसी एग्जिट की तरफ पेशेंट्स को लेके जाना है।
ओके ओके, फिर चलिए कोई बात नहीं, हम मेरी स्लाइड्स की तरफ हम जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता जरूर होगा, बट हम फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो आपने सुना होगा रेस और पास, इसके बारे में कोई जानकारी है? RACE रेस एंड PASS पास, जैसा कि जी ओके। सो जैसा कि अभी मुझे किसी एक पार्टिसिपेंट ने बोला था कि हम इमरजेंसी एग्जिट की तरफ पेशेंट को लेकर जाएंगे, तो समहाउ वो सही है। रेस, हमें दो बातें हमेशा याद रखनी है, रेस एंड पास। आग बुझाने, हमारे अस्पताल में आग लगी है तो हमें याद रखना है रेस एंड पास। रेस का मतलब है आर मतलब रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब है कि हमें जहां पर आग लगी है वहां पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसे तुरंत वहां से हटाना है, पहली चीज। दूसरा, अलार्म, A फॉर अलार्म। हमें हमारी जो फैसिलिटी है, जो अस्पताल है, उसका अलार्म बॉक्स को एक्टिवेट करना है। RAC मतलब कन्फाइन। कन्फाइन मतलब हमें आग को फैलने से रोकना है, और वो हम किस तरह करेंगे? जो भी खिड़की दरवाजे हैं हमें उन्हें बंद करना है ताकि आग और कहीं आगे की ओर ना फैल पाए, ठीक है। और लास्ट हो गया ई मतलब एक्सटिंग्विश। एक बार जब हमने RAC कर दिया है तो हमें एक्सटिंग्विश, अब हमें सही टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आग को बुझाना। और अगर आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आप श्योर नहीं है कि आप आग बुझा पाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी उस एरिया को खाली कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए, RACE, रेस्क्यू, एक्टिवेट द अलार्म, confine the fire and extinguish, करेक्ट? यस सर। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं पास की तरफ। पास क्या हमें सिखाता है? हमें ये एक्रोनिम याद रखना है। एक्रोनिम अगर हम याद रखेंगे तो हम इजीली हमें पता रहेगा कि हमें किस स्टेप के बाद क्या करना है। पास का मतलब है, सबसे पहले हमें जो पिन है, जो फायर एक्सटिंग्विशर की एनाटॉमी जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें जो पिन था, हमें सबसे पहले पिन को खींचना है। हमें जो नोजल है, नोजल को पकड़ के वहां एम करना है जहां पर आग लगी है, और आग लगी है वहां पर हमें जो बेस है, जो आग की जड़ है, वहां पर एम करना है। उसके बाद हमें जो हैंडल है इसको स्क्वीज करना है। जब स्क्वीज करेंगे तो प्रेशर के साथ जो हमारे अंदर जो पदार्थ है वो बाहर निकलेगा, जो सिलेंडर के अंदर जो पदार्थ है वो बाहर निकलेगा, और धीरे धीरे हमें स्वीप करते हुए साइड टू साइड एट द बेस ऑफ द फायर पे स्वीप करते करते अपने पीछे की ओर आना है, पीठ दरवाजे की ओर करके, ठीक है। आप समझे? तो सबसे पहले पुल द पिन, उसके बाद एम द नोजल, फिर उसके बाद स्क्वीज द हैंडल, और फिर उसके बाद स्वीप साइड टू साइड एट द बेस ऑफ द फायर, ठीक है। सबसे पहले हम पिन निकालेंगे, हम जो नोजल है वो एम करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा हैंडल है उसको स्क्वीज करेंगे, और उसके बाद स्वीप मतलब झाड़ू लगाते हुए एट द बेस ऑफ द फायर हम अपना पीठ दरवाजे की ओर करते हुए पीछे की ओर आते आते पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप हमेशा याद रखिए रेस और पास। और आप चाहें तो हमारे आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर है के बाजू में इसका एक प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं, विच इज एक्चुअली मैंडेटरी बाय द फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, कि हमको रेस और पास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसका एक पोस्टर हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के बाजू में लगा होना चाहिए, ठीक है। सो अब आप समझ गए आग कैसे बुझाते हैं? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से हम रिविजिट कर लेते हैं। हम पिन को खींचेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में भी। जैसे ही हम ये जो पिन है उसको हम खींचेंगे, ये पिन इसलिए लगाया गया है कि ताकि हम एक्सीडेंटली कोई हमारे फायर एक्सटिंग्विशर को स्क्वीज ना कर दे, जिससे कि हमारा जो मटेरियल है, जो सिलेंडर में मटेरियल भरा हुआ है, इसलिए पिन लगाई जाती है। सेकंड,
एम एट द बेस ऑफ द फायर। हमें हमेशा जो जहां से आग लगी है, जो सतह है, जो एकदम जड़ है फायर की, वहां पर हमें एम करना है। और आप हमेशा याद रखिए कि हमें एम बेस पर करना है। ऊपर की तरफ अगर आप नोजल कर कर प्रेस करेंगे तो जितना भी जो एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल है वो हवा में उड़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि हमारी जो फायर की बेस है उस पर हमें एम करना है। ठीक है। उसके बाद स्क्वीज, तो वही बात है कि हमें जोर से स्क्वीज करना है हैंडल, जिससे कि जो हमारे अंदर जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो फुल प्रेशर के साथ आग की तरफ जाएगा बुझाने के लिए उसको। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वीप, साइड बाय साइड स्वीप करते करते आप अपने आप को पीछे की ओर, पीठ पीछे की ओर रखकर स्वीप करते करते बाहर आ जाइए। आप हमेशा याद रखिए कि एक सेफ डिस्टेंस पर लेकर ही हमें स्वीप फायर है, मतलब 6 से 8 फीट की दूरी से ही हमें फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना है, वरना कुछ दुर्घटना भी घट सकती है। चलिए अब हम समझेंगे जल्दी से कि क्या गाइडलाइंस हैं आग से लड़ने की, मतलब फायर फाइटिंग के लिए क्या गाइडलाइंस है जो हमें हमेशा याद रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत सिंपलिस्टिक वे में हिंदी में लिखा है कि आप समझिए आग बहुत खतरनाक हो सकती है, और आपको हमेशा ये याद रखना है कि आग बुझाते वक्त आपको खुद का भी ध्यान रखना है, और जो सामने जो वहां पर हमारे मरीज हैं उनका भी ध्यान रखना है। और आप हमेशा याद रखेंगे कि आप खुद को भी नहीं खतरे में डालेंगे और सामने वाले मरीज को भी नहीं डालेंगे। अगर आपको पता चल गया है कि आपके फैसिलिटी में आग लग गई है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति खतरे में है उसकी मदद करें, मगर हमेशा ये भी ध्यान रखें कि आपको खुद को भी जोखिम में नहीं डालना है। हमेशा याद रखिए, अगर आप कंफर्म हैं तो ही आग बुझाने का प्रयास करें, अन्यथा नहीं करें। सेकंड बोल रहा है कि बिल्डिंग में जो फायर अलार्म है उसका तुरंत इस्तेमाल करें, और जल्दी से हमारा जो फायर डिपार्टमेंट यूनिट है, जो हमारा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसको इन्फॉर्म करें। जो ऊपर की दो चीजें हैं उनको करने के बाद ही आप आग बुझाने का प्रयास करें फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से। और अगर आप उसमें भी 100% श्योर नहीं है तो कृपया करके फायर ना बुझाएं, और आग अगर बहुत ज्यादा फैल रही है तो कृपया उस जगह को खाली कर दें। ठीक है, ठीक है। आग से मतलब if you want to fight with the fire, आपको you have to remember the following points. I mean before fighting the fire, आप इन points को, इन बिंदुओं को याद रखिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि what is burning, actually क्या जल रहा है। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि क्या जल रहा है, तो आप जिस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके यहाँ पर अस्पताल में एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है तो याद रखिए फायर में कुछ भी हो सकता है जो फट सकता है, हमेशा ये याद रखिए। या फिर कोई जहरीला धुआं भी वो आग उत्पन्न कर सकती है, तो बहुत सतर्क रहिए। हो सकता है आपको पता हो कि क्या जल रहा है, आपको समझ में आ गया है कि ओके ये पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर वजह से आग लगी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज करके फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करिए। और हमेशा याद रखिए कि अगर आग तेजी से फैल रही है तो वहां से हमें बाहर निकलना है, वहां नहीं रुकना है। आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आग जितना, अगर आग बहुत ज्यादा बड़ी तरह से फैल रही है, काफी जगह पर उसको जगह को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इवैक्यूएट कर दीजिए वो जगह जहां पर आग लगी थी। ठीक है। फाइनल रूल, अंतिम नियम क्या है ये आप देख सकते हैं। जैसा कि आप पीपीटी में देख सकते हैं, स्लाइड में एक व्यक्ति आग बुझा रहा है, उसने अपनी पीठ दरवाजे की ओर कर रखी है। वो क्यों कर रखा है? यह बाहर चला जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ताकि वो तुरंत बाहर चला जाए। आग बुझाते हुए, वो स्वीप करते हुए, स्वीप टेक्निक से आग जाते वो बाहर चला जाए, और अगर कोई इमरजेंसी भी हो गई है, कुछ ऐसी दुर्घटना घटने वाली है, तो तुरंत वो उस पर्टिकुलर जगह से गेट के माध्यम से बाहर निकल जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो हमेशा याद रखिए, हमें आग से नहीं लड़ना है अगर आपको नहीं पता है कि क्या जल रहा है।
अगर आग बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत सारे जगह को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो भी हमें आग से नहीं लड़ना है। आग, जैसा कि मैंने यही बताया कि आग रैपिडली स्प्रेड हो रही है उस पर्टिकुलर जगह में, तो हमें आग से नहीं लड़ना है। अगर आपके पास प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर, एडिक्वेट फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो हमें आग से नहीं लड़ना है। हम एक फायर एक्सटिंग्विशर से अगर फायर ज्यादा जगह लगी है तो नहीं बुझा सकते हैं। आप कुछ भी टॉक्सिक जो फ्यूम्स हैं वो इनहेल कर सकते हैं, जहरीला धुआं इनहेल कर सकते हैं। अगर आपका मन कह रहा है, आपका दिल दिमाग कह रहा है कि नहीं मैं नहीं बुझा पाऊंगा, तो कृपया करके आग से कुछ भी खतरा मोल ना लें। चलिए अब हम बात करते हैं जल्दी से कि मॉक ड्रिल्स क्या होती हैं और मॉक ड्रिल्स का पर्पस क्या है और हमें ये कितने पीरियोडिक इंटरवल में करनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें किसी भी चीज को हम याद रख पाते हैं, बट रिवीजन बहुत जरूरी होता है, राइट। तो हमें रिवीजन करना पड़ता है बार बार किसी चीज को याद करने के लिए। ऐसे ही मॉक ड्रिल्स करनी पड़ती हैं। हमें मॉक ड्रिल्स करके हमें ये पता लगाना होता है कि कहीं हम कुछ किसी चीज को करने में कोई गैप्स तो नहीं निकल के आ रहे हैं, हम कोई जो स्टेप है वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मॉक ड्रिल्स करते हैं। तो हमें हमारा पर्पस यही है कि हमें पीरियोडिक रिहर्सल को इंश्योर करना है, क्योंकि ये हमारी गाइडलाइंस भी कहती हैं। इससे क्या होगा, इससे खतरे के समय जो भी हमारा जो स्टाफ है वो काम रहेगा और वो शांत रहेगा, ठीक है। इससे एक और चीज क्या होगी कि जो हमारा प्री डिटरमाइंड फायर एग्जिट प्लान है, एस्केप प्लान है, कि आग लगने की स्थिति में हमें कौन सा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, किस पैसेज का इस्तेमाल करना है, वो हमको याद रहेगा हमेशा, ओके। और वही बात है कि हमारा दिल और दिमाग और मसल्स को कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए हमें बार बार मॉक ड्रिल्स करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इट इज वेरी एसेंशियल टू प्रिपेयर अ फायर सेफ्टी प्लान, क्लॉज नंबर C8 जो ऑफ पार्ट 4 ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर फैसिलिटी, हर अस्पताल के पास उसका खुद का एक फायर सेफ्टी प्लान हो, राइट। और हमें मॉक ड्रिल्स कब करनी है, हमें एटलीस्ट हर 3 महीने में एक बार हमें ये मॉक ड्रिल करनी है, करेक्ट, ओके ओके। सो मूविंग ऑन, ये जो हम बात कर रहे थे कि जैसा कि हमने सबसे पहला जो स्लाइड था उसमें हमने देखा था कि एनओसी नहीं मिली थी। तो ये कुछ सैंपल्स है जो फायर डिपार्टमेंट है, जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, जो सरकार की तरफ से हमें एनओसी लेनी पड़ती है हमारे अस्पताल की, उसका एक सैंपल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में। और एक ये ऑक्यूपेशन जो नगर पालिका रिलीज करती है वो आप बीच में देख सकते हैं, हर अस्पताल के लिए रिलीज करती है। और टुवर्ड्स माय राइट यू कैन एक्चुअली सी द फ्लोर प्लान, जो फ्लोर प्लान है और या तो कह सकते हैं फ्लोर प्लान या मैप, जो ये बता रहा है कि हमारे पास कितने फायर एग्जिट्स हैं, जो हमारा पैसेज है वो कैसा है, हमें फायर अगर हमारे यहाँ कुछ आउटब्रेक हो गया है फायर का, तो हमें उस स्थिति में किस पैसेज को यूज करके किस डोर से बाहर निकलना है, करेक्ट। तो हमें ये तीनों चीजें इंश्योर करनी है हमारे अस्पताल में। चलिए, मैं जानता हूं, मुझे उम्मीद है आपने ये सारे जो फायर इक्विपमेंट हैं जो हमारी फैसिलिटीज में यूज होते हैं वो आपने देखे होंगे। ये जो वाटर होज है आप देख सकते हैं, फायर अलार्म हो गया, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल शटआउट्स हो गए, हमारे वाटर शटआउट्स हो गए, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, ये इस तरह की सारे आपने जो इक्विपमेंट है ये अपनी फैसिलिटीज में या कहीं भी किसी भी दूसरी फैसिलिटीज में आपने जरूर देखे होंगे, ओके। तो नाउ हम हम अब अब हम जानेंगे कि हमें फायर सेफ्टी प्लान कैसे बनाना है, हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। हमें फायर सेफ्टी प्लान बनाने के लिए हमारी जो भी मॉक ड्रिल्स हैं, हमें वो मॉक ड्रिल्स इंश्योर करना है हर 3 महीने में हम मॉक ड्रिल्स करें और उसकी जो रिपोर्ट है वो फायर सेफ्टी कमेटी को हम सबमिट करें। उससे ये होगा कि जो भी हमारे गैप्स निकल के आएंगे उन गैप्स पर हम तुरंत काम कर पाएंगे, राइट।
आप हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारा फायर एग्जिट्स है वो प्रॉपरली डिफाइंड हो, जैसा कि मैंने आपको एक मैप बताया था प्रीवियस स्लाइड में, और एक प्रॉपर एस्केप प्लान हमारे पास हो, एक रिफ्यूज एरिया हो या सेफ प्लेस जो हमारे हॉस्पिटल प्रबंधन ने डिसाइड करके रखी है, जहां पे हम हमारे सारे मरीजों को पहुंचाएंगे। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए जो भी साइनेजेस हैं वो सही जगह पर, सही लोकेशन पर प्लेस्ड हो। हमेशा याद रखिए जितने भी जो इमरजेंसी फायर साइनेजेस हो वो अंधेरे में चमकते हो, मे बी रेडियम से बने हो, राइट। आप हमेशा याद रखिए जो भी फायर साइनेजेस हो वो बहुत अच्छे से दिख रहे हो, और इट कैन बी इन बायलिंगुअल लैंग्वेजेस, इट कैन बी इन मराठी, इट कैन बी इन हिंदी एंड इट कैन बी इन इंग्लिश। ठीक, हमेशा याद रखिए जितना भी जो फायर डोर्स हैं, जो फायर एग्जिट डोर्स हैं, वो हमेशा हमें खोल के रखना है, हमें उसमें ताला लगा के नहीं रखना है, वरना जब इमरजेंसी होगी तो हमें उस पर्टिकुलर दरवाजे में जो ताला लगा है उसकी चाबी नहीं मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए जो डोर है उसको हमें खोल के रखना है। ठीक है, जो फायर अलार्म है, मॉक ड्रिल में हमें इंश्योर करना है कि फायर अलार्म हमारा चल रहा है और हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। इमरजेंसी जो एग्जिट साइंस हैं वो प्रॉपरली डिस्प्लेड हो हमारे पूरे अस्पताल में, जहां जहां उसकी जरूरत है। हमें श्योर करना है कि कितने तरह के हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर हैं, वो कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, और किस तरह से हमें उनका इस्तेमाल करना है। विथ रेस एंड पास जो एक्रोनिम्स हैं उनका एक स्टिकर इन फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ लगा होना इज 100% रिक्वायर्ड। ओके, हमें हमेशा हमारे प्रिवेंटिव एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को यह खबर देनी है जब हमारा फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा है, या हमारे फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी डेट, जो उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी एक्सपायरी, जो एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल है उसकी एक्सपायरी डेट अगर निकल चुकी है तो हमें सबसे पहले हमारे प्रिवेंटिव एंड मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करना। एंड हमें ये स्केड्यूल, हमें इस पर्टिकुलर अगर हमारा ये पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर का जो एक्सपायरी डेट है वो निकल चुका है तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट, हमें उसको फिल करवाना है और हमें नेक्स्ट एक्सपायरी डेट भी उस पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर पे डलवानी। याद रखिए देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बार बार रिवीजन होना चाहिए और सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए। हमारा जो स्टाफ है वो उसे पता होना चाहिए किस तरह से हम आग से लड़ सकते हैं और आग पर काबू पा सकते हैं, किस तरह के हमारे इवैक्यूएशन रूट्स हैं हमारे अस्पताल में, किस तरह से इमरजेंसी एग्जिट का हमें इस्तेमाल करना है, कहाँ पे जाकर हमें इवैक्यूएट करके सारे मरीजों को रखना है, ये सारी चीजें हमारे स्टाफ को पता होनी चाहिए। और जो हमारा अर्थिंग सिस्टम है उसको रेगुलरली टेस्ट करना है हमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ डूज है जो हमें करने हैं, जैसा कि मैंने बताया फायर एग्जिट का जो डोर है उसे हमेशा खोल के रखना है। सारे फ्लेमेबल हमारे जो फ्लेमेबल जो लिक्विड्स हैं या जो फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं हमें वो उनको एक जगह पर रखना है। आप देख सकते हैं सेफ फायर स्टेयरवेल्स, ये सीढ़ियां आप देख सकते हैं रेड कलर का जो उसमें एरोस बने हुए हैं वो ये दर्शा रहा है कि आग लगने की स्थिति पर्टिकुलर स्टेयरकेस का यूज करके नीचे की और जाना है। और एक साइनेजेस भी आप देख सकते हैं कि वो साइनेजेस ये बता रहा है कि आपातकालीन द्वार कहाँ है, आई मीन जो इमरजेंसी एग्जिट है उस पर्टिकुलर अस्पताल का किस डायरेक्शन में। करेक्ट, हमें जैसा कि मैंने आपको बताया हमें रेगुलरली पीरियोडिक इंटरवल पर ये चेक करना है कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है और उसकी ड्यू डेट क्या है नेक्स्ट रीफिलिंग की, ये हमेशा हमें चेक करके रखना है। और हमें ये भी चेक करना है कि उस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर पे ये लिखा हो कि वो कौन से टाइप का है, ए, बी या ABC। करेक्ट, ये मेरा लास्ट स्लाइड है। एक चेक पॉइंट है, एक चेकलिस्ट है जो ये हमें ये हेल्प करेगा, ये चेकलिस्ट जो या चेक पॉइंट है ये हेल्प करेगा हमें फायर से लड़ने में। अगर हम ये जो 10 चीजें हैं ये अगर ये हम इंश्योर कर सकते हैं हमारे अस्पताल में तो हम बहुत हद तक ऐसा कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर हमारी हॉस्पिटल में होता है तो हम उसको रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमें हमेशा
जो मैंने जैसा कि पहले की स्लाइड में आपको बताया है कि जितने भी तरह के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है उनका साइज, उनका कितने तरह के हैं और कितना नंबर है वो अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक ऑपरेशनल और मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए, इंक्लूडिंग द रीफिलिंग ऑफ हमारे एक्सटिंग्विशर, कि हमें पीरियोडिक टाइम पर देखना है कि एक्सपायरी डेट कब है, ड्यू डेट कब है, और रीफिलिंग उसकी करवाती रहनी है। ठीक है। इंश्योर करना है कि फायर डिटेक्टर्स या जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं वो एक प्रॉपर प्लेस पर लगे हुए हैं, और ये उनकी फंक्शनैलिटी को हमें बार बार चेक करते रहना है, वो हम हमारी मॉक ड्रिल्स में चेक करते रहेंगे। हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो सेंट्रल फायर अलार्म है वो इंस्टॉल्ड है, और इंस्टॉल्ड है जहां पर स्टाफ 24/7 रहता है। हर एक फ्लोर का एक फायर एग्जिट प्लान बनाना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ जितने भी एग्जिट डोर हैं वो ओपन होने चाहिए, वहां पर ताला नहीं लगा होना चाहिए, और वो कुछ और उस पर्टिकुलर डोर के सामने कुछ भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। जितने भी फायर एग्जिट्स हैं वो वेल इल्यूमिनेटेड हो, सेल्फ ग्लोइंग हो, ताकि अगर बिजली भी चली जाती है या अंधेरे में हम देख पाए कि इस पर्टिकुलर एरिया से हमें भागना है अगर आग लगने की स्थिति है। अगर आग लग गई है तो हमें इस पर्टिकुलर पैसेज का यूज करना है, राइट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक डेजिग्नेटेड प्लेस या असेंबली होनी चाहिए, एक एरिया जहां पर हम सारे पेशेंट्स को लेकर आएंगे। हमें हमारे सारे मॉक ड्रिल्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हमें अपने पास संभाल के रखना है, ताकि हम बता पाए कि हाँ हमारे यहाँ पीरियोडिक इंटरवल पर मॉक। हमारी प्रॉपर अपडेटेड फायर ड्राइंग्स या मैप अवेलेबल होना चाहिए। वो मैप ये भी बताना चाहिए कि अगर हमारी अस्पताल में कहीं हम फायर डैम्पर्स का यूज करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने काफी सारी चीजें जानी। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कृपया चैट बॉक्स में आप जरूर लिख दें, मैं कोशिश करूंगा उन प्रश्नों का उत्तर देने का। तो थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए, और अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या एक्चुअली हम थोड़ा टाइम से थोड़ा सा है, तो अगर आप चाहें तो सारे जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं उसका उत्तर आपको वहीं पर दे दूंगा। Thank you so much for patiently listening to me. सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए कोई डाउट तो है नहीं, सारे पॉइंट्स क्लियर है। ओके सिस्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू डॉक्टर नमित सर। Yeah, thank you, Dr. Rahul. It was great to hear you. And Thanks a lot, sir. बहुत अच्छे से बताया ये सारे सेशन। Thank you. हाँ जी। जी सिस्टर जी, स्लाइड देख पा रहे हैं मेरे मैडम सर? जी स्लाइड दिख रहा है सर। उधर ही बायोमेडिकल वाले समय पे इसको क्या कहते हैं, समय पे इसको पूरा किया जा सके, और जितना भी हमारा क्या कहते हैं जैविक कूड़े से संबंधित यानी हिस्ट्री से लेके आगे तक की क्या कहानी है वो हम, ये मेरे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो मैंने इसके ट्रेनिंग के लिए रखा है। लगभग 45 मिनट का सेशन रहेगा, और पृष्ठभूमि से शुरू करते हुए हम क्या कहते हैं श्रेणियों के बारे में जानेंगे कि हमारा जैविक कूड़े की कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं, और कोविड-19 का समय जो पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, सभी लोग, जो दिसंबर से स्टार्ट हुआ था चाइना से, फिर पूरे विश्व में धीरे धीरे करके जो फैल गया, उसमें क्या दिशा निर्देश आए हैं भारत सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और लीगल कंप्लाइंसेस क्या है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट या फायर की अगर हम बात करें तो ये वो दो ऐसे टॉपिक हैं सिस्टर जी मैडम कि जो कि कानूनी अनुपालन
के अंतर्गत आती है। होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको कोई भी एजेंसी जो है वो कोई भी सर्टिफिकेट या एक्रेडिटेशन प्रोग्राम जो है वो इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ कुछ साइकिल ऑफ इवेंट्स रहेंगे, कुछ आयोजन रहेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान स्थान, यानी कि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो होती है हमारे अस्पतालों से कूड़ा निकलने के बाद उसका क्या प्रबंधन होता है, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि अभी जो नई नई गाइडलाइन आ रही हैं उसमें सिर्फ अस्पताल या लेबोरेटरी या कैंप या क्लिनिक सिर्फ इन्हीं के अंदर प्रबंधन नहीं देखना है, वहां के स्टाफ को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे प्रेमाइसिस से, हमारे अस्पतालों से, हमारे वार्ड से करना, हमें सारा प्रबंधन करना है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, तो बता सकते हैं? बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, मेरा डिस्टरबेंस आ रहा है अभी। हेलो, आपका नहीं, कोई शायद और हाँ, बीच में जो जो लोग अभी यूज नहीं कर रहे ना, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। मैं बता देता हूँ, अमरजीत अमरजीत कौर मैडम, प्रणाली मेश्राम जी, जो जवाब दे रहे हैं वही अपने आप को अनम्यूट करें। प्रणाली मेश्राम जी, हाँ प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। बायोमेडिकल वेब करना है ताकि जो भी इन्फेक्टेड है उसका ठीक ठीक ढंग से उसे मैनेज करना है। मतलब उसको डी डी क्या बोलते हैं, मतलब उसका उसका विलगीकरण अलग से होना चाहिए। और जो रीयूज करने वाली चीजें हैं उसे रीयूज के लिए भेजें। और जो शार्प है, मतलब जो किसी को लगने के लिए या फिर कोई चांसेस है किसी और को उससे तकलीफ हो सकती है या फिर कट कर सकता है या फिर हाथ में कोई इंजरी या फिर कहीं पे भी इंजरी हो सकती है, उसको अलग रखना चाहिए। और जो जमीन में मतलब जो कंपोस्ट होने वाली है उसको वो अलग होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो कंपोस्ट होके अपने वातावरण को भी हानि ना पहुंचाए। बहुत अच्छे से जी। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा पूरा पूरा आपने पूर्ण? हाँ जी, वंदना रानड़े। वंदना रानड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ही शॉट में, क्या कहते हैं, एक ही उसमें पूरा जो उसका इंटेंट है, जो ट्रेनिंग का पूरा एक, हम जैसे बोलते हैं ना कि मैसेज, टेक होम मैसेज जो होता है, वो आपने बड़ा अच्छा दिया कि कूड़े का प्रबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि अस्पताल से जनरेट होने वाला वेस्ट जो है वो कई मायनों में खतरे का सूचक है। वो डेंजर टू द पेशेंट है, हमारे मरीजों के लिए, हमारे रोगियों के लिए। क्योंकि उनको जब वो अस्पताल में आ रहे हैं, चाहे मेरा 50 बेड का अस्पताल है या 100 बेड का अस्पताल है, या मैंने तो 300 से 500 बेड के अस्पतालों में भी काम किया है, वहां पे जो मरीज आ रहा है वो पुअर इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, यानी उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है किसी भी बीमारी से लड़ने की, वो पहले से कमजोर है। और हम उसको फिर से अगर एक्सपोज कर देते हैं इस तरीके के एनवायरनमेंट में कि जहाँ पे कीटाणु ज्यादा है, बैक्टीरिया ज्यादा है, डेंजर ज्यादा है, तो उसको बीमारी से ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। प्लस इस कूड़े का प्रबंधन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो स्टाफ, जो हमारा क्या कहते हैं ज्वेल्स है, हमारे हमारे जो मेन बैकबोन, स्पाइन में बोलूंगा पूरा उसका, वो है सिस्टम के, हेल्थ सिस्टम के, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ, हमारा सिक्योरिटी का स्टाफ। क्योंकि डॉक्टर साहब तो आए, इलाज करे, राउंड किया, नोट्स लिखा, चले गए, पर अस्पताल तो पूरे दिन आप लोग मैनेज करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सेफ्टी के लिए इस कूड़े का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। प्लस अगर हम इसको नहीं सही से मैनेज करेंगे तो जो हमारा कम्युनिटी, जो हमारा समाज है, वहां पे भी इस तरीके का इन्फेक्शन, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं कि अस्पताल से निकलने वाले जो गंदगी है, कूड़ा है, वो कि समाज को भी गंदा कर सकता है। वहां पे जो जानवर हैं या और भी हमारे साथ लाइव स्टॉक रहते हैं, उनको भी इससे बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए सरकार जो है बार बार इसके ऊपर इतना जोर दे रही है कि आप जो है कूड़े का प्रबंधन, इसको एक बहुत ही बड़े स्तर पे इस प्रोग्राम को चलाएगा। तो इसकी शुरुआत सिस्टर जी, मैडम, डॉक्टर साहब, ये 1998 में शुरू हुई थी। ये 99 में जब से सबसे पहली बार
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स आए थे, उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो भी हम सब उसके साक्षी हैं कि 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट रूल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये दोबारा से रिवाइज होके आया है। ठीक है, उसके बाद 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुए, कुछ बदलाव करे गए कि कहीं पे भैया डिब्बा नहीं यूज करना है, कहीं पे बार कोड यूज करना है, इस तरीके से बदलाव करेगा इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर 2019 में कुछ बदलाव करेगा कि पन्नी क्लोरीन फ्री होनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, वो इस तरीके से बदलाव इसके अंदर करे गए। और मेजर बदलाव आया है इसमें 2020 के अंदर, जहाँ पे कि हमारे जो कोविड के समय में इसमें 4 बार इसमें अमेंडमेंट्स आए कि गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड क्वारंटाइन ऑफ द फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये इसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस आए। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लीगल कंप्लायंस है, क्योंकि इसको एक पूरा मंत्रालय जो है वो इसको पूरा देखता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अब इतने सालों बाद सिस्टर जी, ये पूरे भारत के अंदर सिर्फ 4 कलर हैं जिसमें अब इसको विभाजित कर दिया गया है। पहले क्या होता था, महाराष्ट्र जाते थे वहां अलग कलर होता था, उधर से ऊपर ऊपर एमपी में आते थे, मध्य प्रदेश में अलग कलर होता था, थोड़ा नीचे अपना केरला कर्नाटका की तरफ जाते थे वहां पे नीला पीला हरा कुछ अलग रहता था। अब क्या है, इसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है, ओनली 4 कलर्स। तो मुझे बताइए वो 4 कलर कौन कौन से हैं, कौन बताना चाहेंगे मुझे? परमिला जी, यशो, और भी हॉस्पिटल्स हैं जो राइजिंग मेडिकेयर, एनीबडी फ्रॉम राइजिंग मेडिकेयर? सर हमारा एक स्टाफ बताना चाहेगा। हाँ प्लीज प्लीज। रेड, येलो, यस, वेरी गुड, रेड, यस, या ओके ओके, एंड ब्लैक और शार्प वस्तु रहता है और टिश्यू पेपर। आपली आवाजच नाही जाते सीमा। ये म्यूट का बटन दबा के ना फिर आप बोल सकते हैं अभी। हाँ, काफी लोगों की आवाज मुझे आ रही है, अर्चना मैडम के यहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से स्टाफ कहना चाह रहा है। जी मैडम, वाइट में बताएंगे, वाइट वाइट कुछ बोला था किसी ने। वेरी गुड, सुपर। मुझे लग रहा है आप सभी ने ना स्लाइड्स देख लिया है पहले ही। गुड, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर क्या है ना, लायबिलिटी है हॉस्पिटल्स के ऊपर, बिकॉज ऐसा पास्ट में हुआ है, बिकॉज सिंस मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव जॉइंड, तो लेट मी टेल यू कि देयर वाज अ केस व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पे 5 लाख रुपीज टू द पेटिशनर। एक ऐसे हमारे रोगी थे जिनको कि कूड़े के अप्रबंधन की वजह से हेपेटाइटिस बी हो गया था इलाज के दौरान, और ये बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 1998 में। तो वहां पे राज्य सरकार को उनको 5 लाख रुपए जो है मुआवजा, या आप बोल दीजिए कि फाइन जो है वो उनको भरना पड़ा था। तो इसीलिए भी खतरनाक है कि अगर, क्योंकि आज की डेट में देखिए सभी मरीजों के पास मोबाइल है, सबने थोड़ा गूगल भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, कोई कोई लोग डिब्बा भी उठा के देख लेते हैं कि उसके अंदर कोई मिक्सिंग वगैरह तो नहीं है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बायोमेडिकल वेस्ट को बहुत डीपली समझें और उसको थोड़ा सीरियस नोट पे लेके चलें। क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बायोमेडिकल वेस्ट डिफाइंड है ऐसा वेस्ट जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, कैंप, एनिमल्स, कोई रिसर्च एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वैक्सीन सेंटर है, लैब है, क्लिनिक्स है, ये सब उसके अंदर कवर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ भी अब ऐसा बचा नहीं है कि जहाँ पे हम, पहले क्या होता है, बड़े बड़े कैंप लगते थे, वहां पे हम कूड़ा छोड़ के आ जाते थे। गाँव में कोई पीएचसी में होता था, किसी से उठा लिया कूड़ा, किसी से नहीं उठाया। अभी तो इनको सीटीएफ वालों को भी बोल दिया है, जो कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, कि सब जगह से आपको 75 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब कवर करना है। और जो उसके अंदर नहीं कवर हो रहे हैं, महाराष्ट्र में मैक्सिमम कवर होते हैं, पुणे में है, अहमदाबाद में है, सतारा में है, इधर नीचे थाने में भी है, सब जगह क्या कहते हैं अपना बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट फैसिलिटी उपस्थित है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। और जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 2016 के और 18-19 के, मोटे मोटे हमको पता होने चाहिए
कि जो हमारे बैग हैं, जब आपने देखा ना डस्टबिन के अंदर एक लाइनर लगा होता है, पन्नी देखी है ना आपने सभी ने, पीले रंग की, लाल रंग की, नीले रंग की, उसके ऊपर बार कोड सिस्टम होता है। अगर कोई अस्पताल अब खुदा ना खास्ता मिक्सिंग करता भी है, तो जो CWTF वाले होते हैं वो स्कैन करके पकड़ लेते हैं कि किस हॉस्पिटल से आए। ठीक है। क्लोरीनेटेड बैग्स को हटा दिया गया है, क्योंकि पीले बैग होते हैं वो जलते हैं, उसमें बड़े बड़े इंसिनरेटर में जाते हैं, अगर उसमें क्लोरीन मिक्स होगा तो एनवायरनमेंट के अंदर क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, इसलिए नॉन क्लोरीनेटेड हमने बैग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेबोरेटरी का वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल्स, ब्लड बैग, इनको ऑन साइट पे ही ट्रीट करना है। दे शुड बी डिस्पोज ओनली आफ्टर द ट्रीटमेंट। अभी आगे हम देखेंगे एक लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल का मैकेनिज्म। उसके बाद ऑन साइट ही हम क्या कहते हैं STP या ETP प्लांट लगा सकते हैं। आप लोगों में से कुछ हॉस्पिटल्स में होगा भी कि एक छोटा ETP प्लांट होगा कि लैब का वेस्ट जैसे ही हमने वॉश बेसिन में डाला तो वो पाइपलाइन कनेक्टेड होगी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से। और जैसे मैंने पहले बताया, आप ही लोगों ने बताया कि 4 कैटेगरी होना चाहिए। और अगर हम डीप ब्यूरियल कर रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसी साइट होगी जहाँ पे ऐसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के केसेस में, तो वहां पे हमें यूजली गवर्नमेंट सेटअप के अंदर जो दूर दराज गांव देहात में अपने PHC ये सब सेंटर्स होते हैं, वहां पे डीप ब्यूरियल पिट हमको बनानी चाहिए। कोविड के अंदर जो इसके अंदर गाइडलाइंस है, वहां पे ये हुआ कि कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर जब पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनका अलग से कलेक्ट होगा, डबल बैग होना चाहिए उसके अंदर, सैंपल कलेक्शन जो होता है वो भी उसमें बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से आपको सेग्रीगेट करना है। और इवन जो क्वारंटाइन कैंप्स है या होम में भी, अभी हमने देखा तीसरी लहर भी थोड़ा थोड़ा दस्तक दे रही है, कल के 43,000 केस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर इस दौरान कुछ हम कोविड केयर सेंटर्स या घर पे जो क्वारंटाइन करते हैं तो वहां भी बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, भारत सरकार ने जब कोविड-19 शुरू हुआ तो इसमें 4 गाइडलाइंस निकाली अलग अलग, उसमें टाइम टू टाइम वो लोग अमेंडमेंट करते रहे, वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा आगे। पर जो सबसे जरूरी चीज है 2016 और बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अमेंडमेंट, इसमें एक और रूल साथ में आया था, वो है सॉलिड वेस्ट रूल या सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट। इसमें क्या हुआ था आपने देखा होगा, आपके अस्पतालों के बाहर भी लगे हुए हैं, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, या आप लोग मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं खरीदारी करने, तो आपने वहां पे हरे और नीले रंग के डब्बे देखे होंगे कचरे के। अब क्या कोई मुझे बताएगा ये क्यों लगा रखे हैं नीले और हरे रंग के डब्बे, इससे क्या मतलब है? भारती भारती मैडम, यहाँ से कोई दूसरा हॉस्पिटल से, पूर्वा हॉस्पिटल है हमारे साथ जी। जी बताएंगे कोई पूर्वा हॉस्पिटल से, ये सिस्टर जी क्यों लगाया है ये नीले और हरे रंग के डब्बे क्यों लगाए हैं सॉलिड वेस्ट के लिए? सर आपने जो सवाल किया है समझ में नहीं आया। जब हम क्या कहते हैं अपना मार्केट में जाते हैं या हमारे अस्पताल के बाहर भी, 2 बड़े बड़े म्युनिसिपैलिटी वालों ने ना, थाने में जाए या मुंबई में जाए तो 2 बड़े बड़े डिब्बे लगाए हैं हरे रंग का और नीले रंग का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वो क्यों है, क्या है उसका मतलब? जो कचरा है वो अलग अलग डब्बे में डालने के लिए 2 अलग अलग डब्बे दिए हैं उन्होंने। तो उनका कुछ रंग का मतलब है सिस्टर जी? रंग का मतलब क्या, हरे का मतलब क्या, नीले का मतलब क्या है उसमें? गीला कूड़ा सूखा कूड़ा सुना आपने? गीला, हरे गीला गीला। हाँ, हरे वाले इसमें गीला और नीले वाले इसमें सूखा। Yes, that is known as biodegradable waste and recyclable waste। यानी जो हमारा नीले वाला डब्बा है, we have to put the recyclable waste, पेपर, गत्ता, कूड़ा, प्लास्टिक, ठीक है, पानी की बोतल, ये सब हमारा जाएगा नीले डिब्बे के अंदर। हरे में जाएगा गीला कूड़ा जिसको हम बायोडिग्रेड कर सके, क्योंकि देखिए एनवायरमेंट नेचर के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। अगर हम खाना भी सोचें, खाना भी हम वेस्ट कर दे या कहीं पे रोक दें तो एट लास्ट फंगस जो है, फंगस भी उसे यूज कर लेगा। तो इसीलिए जो हमारा गीला कूड़ा है, जो हमारा खाना है, बचा हुआ खाना है, पत्तल है, पत्ते हैं, वो सब हमारा गीला कूड़ा में जाएगा, जिसको कि हम खाद या बाद में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ।
आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सब क्या हैं, मैं मान लीजिए अस्पताल हूँ, मैं आपकी टीम का मेंबर हूँ, मैं क्या हूँ, एक ऑक्यूपायर हूँ। मैं जो है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करता हूँ। मैं वो एक जगह हूँ जहाँ पे सिंपल सी एक कॉटन जो है वो जैसे ही चोट पे लगती है वहां पे ड्रेसिंग रूम के अंदर वो बायोमेडिकल वेस्ट में कन्वर्ट होती है। मैं ही क्या कहते हैं उसका रैपर फाड़ता हूँ निडल का, और उससे एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देता हूँ, टीटी का इंजेक्शन लगाता हूँ किसी बच्चे को, और उसको एक बायोमेडिकल वेस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं ही जो हूँ वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके उसमें पट्टी मिला के फ्रैक्चर वाले केसेस के ऊपर पट्टी करता हूँ, और एक सिंपल क्या कहते हैं पीओपी को एक बायोमेडिकल वेस्ट में जब उसको कट करते हैं, ड्रेसर उसको हटाता है तो बायोमेडिकल वेस्ट करता हूँ। आई एम एन ऑक्यूपायर। मेरी अब कुछ जिम्मेदारी बनती है एज पर द लॉ ऑफ लैंड। पहली चीज कि मेरे को कोई भी अगर एडवर्स इवेंट होता है तो वो अपना महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमपीसीबी, सब लोग एक बार प्लीज साइट देखिए एमपीसीबी की, उसके अंदर क्या कहते हैं काफी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर की अभी एक ई प्लेज का सिस्टम भी चल रहा है, तो वहां मुझे इसको क्या कहते हैं अपडेट करना है। मेरे को यहाँ पे अपनी फैसिलिटी पे रेगुलर ट्रेनिंग्स करनी है। तो गाइडलाइन मतलब लॉ ये बोलता है, रूल्स ये बोलते हैं कि ईयरली वंस, तो जैसे भी हम आप लोगों के साथ करें, इट इज पार्ट ऑफ दिस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रेनिंग। अपने अपने सेंटर पे ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट आज भरवा लीजिएगा, जो आपका लक्ष्य मान्यता प्रोग्राम के अंतर्गत वो मिली है ना, ट्रेनिंग शीट्स मिली है, उसको भरवा लीजिएगा उसको। ठीक है, मेरे को अपने सारे स्टाफ को इम्यूनाइज करना है हेपेटाइटिस बी के लिए, टेटनस के लिए, उनको सबको हेपेटाइटिस कोविड के 19 के लिए सबको इम्यूनाइजेशन दिलवाना है। मेरे को इंश्योर करना है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन हो हर साइट ऑफ जनरेशन, क्योंकि यही बायोमेडिकल वेस्ट का मेन रूल है, सेग्रीगेशन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। तो मेरे पास उतने डिब्बे लाइनर्स, अभी ये नहीं कि एक डिब्बा सुबह 8 से 12 ओपीडी में रख दिया, ओपीडी खत्म हुआ उसको आईसीयू में पहुंचा दिया। तो एवरी पॉइंट जनरेशन पॉइंट शुड हैव द डब्बाज। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का ध्यान रखना है, मुझे अपने सारे स्टाफ को पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर जो है वो देने हैं, उनका रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स कराना है, सारे इक्विपमेंट्स देखने हैं, रजिस्टर के अंदर नोट होना है, जितना बायोमेडिकल वेस्ट डेली जनरेट होता है वो उसके अंदर नोट होगा। और स्टोरेज का ध्यान रखना है, टेम्परेरी स्टोरेज साइट आप सबके अस्पताल में होगी ना, किसी का बैकयार्ड में होगी, किसी का बाहर ग्राउंड में होगी, वहां पे बायोमेडिकल वेस्ट के स्टोरेज के वो बने होंगे रूम्स, कलर कोडिंग भी हो रखी है। तो एक बार देखिए, अगर आप लोग ऐसा है कि नहीं देखा तो एक बार टेम्परेरी स्टोरेज साइट को जाके विजिट कर लीजिए। प्लस हर एक हॉस्पिटल के अंदर, हर एक फैसिलिटी के अंदर एक बायोमेडिकल वेस्ट या इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होना चाहिए। तो मुझे बताइए आप में से कौन कौन, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन से भी हैं, आर यू मेंबर ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी? मैडम अर्चना मैडम, यशोधरा सर, आर यू ऑल मेंबर ऑफ कमेटी, बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी? आप लोग बैठे हैं ना मीटिंग के लिए? हाँ सर। या कमेटी का मतलब वो तो नहीं है कम मीट एंड हैव टी? कमेटी मीन्स प्रॉपर एजेंडा हम लोग बनाएं, और क्या कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट से जितने रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको हम लोग आपस में डिस्कस करें। वीडियो में नहीं शो करूंगा समय की शॉर्टेज की वजह से। बहुत सिंपल सा वीडियो है जिसमें आप जो हॉस्पिटल में हमारे बायोमेडिकल वेस्ट को सबसे ज्यादा जो हैंडल कर रहे हैं ना, हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर्स हो गए, उनको दिखा देना आप ये हम वीडियो आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो अब हमें कुछ, मैं मुख्य बिंदुओं पे बात करूंगा, उस पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले लेबलिंग एंड डबल बैग। तो अभी ये कोविड के उसमें सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, जैसे नंबर ऑफ केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, कि हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट के डस्टबिन है वो सब फुट ऑपरेटेड होने चाहिए। जी आपके यहाँ से मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है को होके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ अर्चना मैडम जी, सॉरी। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है हमें जी, राइजिंग मेडिकेयर से कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके जितने भी डस्टबिन है वो फुट ऑपरेटेड है? जी हाँ। वेरी गुड। उसके बाद उन सब पे मैंडेटरी लेबलिंग होनी चाहिए, उनके ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कोविड-19 का बायोमेडिकल वेस्ट इधर कलेक्ट होगा। कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड, वहां पे साइनेजेस प्रॉपर लगे होने चाहिए, इनका अंदर डस्टबिन जो है वो अलग होना चाहिए, ट्रॉली इनका अलग होना चाहिए, और टाइम टू टाइम जब भी ये खाली हो जाता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से इसको साफ करना है। ठीक है, प्लास्टिक को कोई नुकसान नहीं होता, पर अपन लोग जब
स्टील पे अपना बेड, अपना डॉक्टर साहब की चेयर और वो सब करते हैं, तो उधर वो उसको थोड़ा थोड़ा गला देता है, पर अपना अपन का ये जो प्लास्टिक होता है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रॉली जो लोहे का है, स्टील का है, वो थोड़ा बहुत गल जाता है, बट वी हैव टू रेगुलरली, उसके बारे में मत सोचिए, वो मैनेजमेंट का काम है। आपका है कि आप उसको रेगुलरली क्लीन करते रहें, और जितना भी वेस्ट है, चाहे वो ब्लड से कंटेमिनेटेड है, बॉडी फ्लूइड है, उसको हमें येलो में डिस्पोज करना है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स मैंने कलेक्ट किया है अपने कोविड वाले हॉस्पिटल से, आइसोलेशन से। तो आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, डिमार्केटेड है, वो क्लोज ट्रॉली है, पीपी पहना हुआ है स्टाफ ने। नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज का वो है, एम्बुलेंस का, उसका नंबर दिया हुआ है। जो गाड़ी आता है वो पूरा क्लोज होना चाहिए, और हमारा टेम्परेरी स्टोरेज साइट होना चाहिए। जनरल वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज इन येलो और रेड बैग्स। ये टेक होम मैसेज है कि जब हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो हमें मिक्सिंग नहीं करना है, जनरल वेस्ट को अलग रखना है। आइसोलेशन वार्ड का जो कूड़ा है वो येलो कलर्ड बैग शुड नॉट बी यूज फॉर कलेक्टिंग जनरल सॉलिड वेस्ट, ये हमको ध्यान रखना है। सैंपल्स, जैसे जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनका एक्सक्रीटा हो गया, डाइपर्स हो गए, ठीक है, ये सब येलो बैग में, कंटेनर में जाएगा, जो कि डबल लेयर है। पहले दोबारा से बता रहा हूँ कि जिसके अंदर हमारा सारा डबल लेयर है। और अगर बेड पेन है तो बेड पेन को हमको यूज करना है, टॉयलेट करवाया पेशेंट को स्टाफ ने, उसके बाद इसको डिस्पोज कर दिया, और उसको 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन से, हाइपोक्लोराइड से एटलीस्ट उसको साफ करना है। अब ये बनता कैसे है सिस्टर जी, कोई बताएगा? 0.5% या 1% हमको हाइपोक्लोराइड बनाने का, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? एनीबडी? डॉक्टर ज्योति सिंह मैडम के यहाँ से स्टाफ? सॉरी, वो हमारा आज 10 लीटर वाटर में 9:1। 10 लीटर में ये 0.5 बता रहे हैं सिस्टर जी, या 1%? 1% क्या बता रही हो? 9:1। अच्छा, इसका बहुत सिंपल सा आप याद रखिए कि हम क्या कहते हैं, अगर हमको 1000 ml हमने लिया है तो उसमें 200 ml आप मिला दीजिए हाइपोक्लोराइड, और 800 ml अगर हम 8/2 तो 1% हो जाएगा, 9/1 जो हमारा 0.5% हो जाएगा। वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, P1V1 = P2V2, तो वहां से हम इसको निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जितना हमारा हाउसकीपिंग का स्टाफ है उसको स्प्लैश ना हो जाए, उसके ऊपर ना गिर जाए, इसलिए हमेशा इसको ढक के रखना चाहिए, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड को ही हमें यूज करना है, ठीक है। और उन सब से बचने के लिए, स्प्लैशेस और उनसे बचने के लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज करना है। तो कोई मुझे बताएंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, थोड़ा सा आइडिया देंगे? कोई भी बताइए। जैसे मैंने बोला कि इंटरेक्शन वाला है ये क्लास। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप सब यूज करते हैं, आप में से कुछ ने पहने हुए भी हैं। पीपी किट डालना है, पीपी किट हो गया, गुड। लगाना है, यस, फेस लगाना है, वेरी गुड, ग्लोव्स डालने हैं, यस। पैर में बस सर। मैं इसका सही तरीका बताऊं, यहाँ से स्टार्ट करिए, हेड हाँ से स्टार्ट करते करते नीचे जाइए, हाँ ठीक है। हेड कैप हो गया, गॉगल्स हो गए, फेस शील्ड हो गया, पीपी किट हो गया, ग्लव्स हो गए, ठीक है, और आपका बूट्स हो गए, गम बूट्स भी इसके अंदर सभी रोल है। क्योंकि ऐसा हमने पाया है कि बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करते हुए कुछ कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो सिस्टर जी को चुभ गया। एक क्या कहते हैं, ओटी में निडल वो निकला, कैनुला निकाल के, और वहीं बेड पे छोड़ दिया। बेड चेंज करने के लिए स्टाफ आया, जो आया होती है, आया ने जैसे ही बेड का वो चादर हटाया उसको सुई चुभ गया, ठीक है, निडल स्टिक इंजरी हो गया। सो दैट्स व्हाई ऑल द all the personal protective equipments are mandatory and they are life saving also sometimes। तो इसलिए हमें स्पेसिफिक बायोमेडिकल वेस्ट के आर्टिकल्स को क्या कहते हैं, कैसे डिस्पोज करना है। तो हमारा मास्क हो गया, या हमारा जो पीपीई किट आप बता रहे हैं, ब्लड से मान लीजिए एक्सपोज हो गया, तो अभी इसको कौन से उसमें करेंगे डिस्पोज? इसको हम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डाल के रखेंगे, हाँ जी। और फिर
कुछ देर बाद फिर उसे निकाल के येलो वाले बैग में डाल देंगे। तो सिस्टर जी मान लीजिए मैं अभी ड्यूटी ऑफ करा, मैंने अभी नर्सिंग हैंडओवर रजिस्टर फिल करा, बेड साइड पेशेंट को मैंने हैंडओवर दिया है, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। अब मैं आया, मैंने मास्क खोलना है मेरे को, तो मैं मास्क का कौन सा, डबल वाला है धागा वाला, तो अभी कौन सा, ऊपर का खोलूं नीचे का धागा? ऊपर का खोलेंगे सर। ऊपर का मैंने मास्क खोलूंगा तो आगे क्या होगा कि जो मेरा मास्क है वो कैसे हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जो हमारे ऊपर सारे माइक्रोब्स हैं फॉरवर्ड फ्रंट में, वो सारे के सारे मेरे गले पे या मेरी कॉलर पे या मेरे जो भी मैंने इयररिंग्स पहना है उस पर लग जाएगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि नीचे वाला खोलिए, हाँ। नीचे वाला खोलिए पहले, फिर ऊपर वाला खोलिए, इसको अपसाइड डाउन टर्न करिए। अब ये मैं इसको क्या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डालूं नहीं जैसा डालेंगे। अभी आप बता रहे थे? नहीं सिंपल, सीधा सीधा किस में डिस्पोज करना है? येलो बैग। सीधा येलो बैग में, ठीक है। तो हाइपोक्लोराइड का ऐसा कोई रोल नहीं है कि हमने जो भी उतारा पीपी किट उतारा उसको हाइपोक्लोराइड में डिप करना है, आप उसको डायरेक्टली येलो में डाल। उसको डिस्पोज कर जी। थैंक यू। इसी तरीके से हमें सेग्रीगेट करना है प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट को। और लैब का जैसे मैं बता रहा था कि लैब में जितना भी है उसको सबको हमें प्री ट्रीट करना है। जो हमारा लैब वेस्ट है उसको हमें क्या कहते हैं, कोविड केसेस के अंदर पहले प्री ट्रीट करके ऑटोक्लेव करके उसके बाद हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ऑल्सो जो हमारे सैंपल कलेक्शन सेंटर्स हैं या हमारी लेबोरेटरीज, हमारे सभी हॉस्पिटल्स में लेबोरेटरीज है जो वेरियस टाइप ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करती हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं इन सारी बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जितनी भी उनकी क्या कहते हैं मीडिया है, प्लास्टिक वाइल्स हैं, वैक्यूम हैं, ये सब के सब हमारा रेड में जाएगा, क्योंकि रेड जैसा सिस्टर जी ने बताया था पहले कि प्लास्टिक जा सारा रेड में जाएगा, तो वो उसके अंदर सब हम थ्रो कर देंगे, ठीक है। और बहुत सारी गाइडलाइंस आई कोविड के टाइम पे, नेको की गाइडलाइंस आई, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस आई, तो सभी ने, और एक बहुत फेमस बुक है डब्ल्यूएचओ की ब्लू बुक, तो इसके अकॉर्डिंगली हमको सारा अपना बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक, पेट्री डिशेस वगैरह ये सब हमको रेड के अंदर प्री ट्रीट करके डिस्पोज करनी है। तो जैसे अभी क्या होता है, हम अपने हॉस्पिटल में वो कलेक्ट करते हैं यूरिन सैंपल, ठीक है, यूरिन सैंपल का बॉक्स रहता है ना, अभी टेस्टिंग हो गया, सब हो गया, अब ये कहाँ जाएगा बॉक्स, सैंपल कलेक्शन? जी बताएंगे कोई? सुनीता मैडम के यहाँ से नहीं बोल रहे हैं कोई भी। सिस्टर जी आप बताइए, ओप्पो A5s, सिस्टर जी कुछ कह रहे थे पहले हम सुन नहीं पाए। हाँ जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए सिस्टर जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। हमारा प्लास्टिक वेस्ट कहाँ जाएगा, सैंपल कलेक्शन किधर जाएगा? रेड कलर के बकेट में। ठीक, गुड। मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोग बोलें, और सिस्टर जी बहुत ध्यान से सुन रही थी और अपने फैमिली को। तो ये हमारा येलो बिन हो गया। तो येलो बिन के अंदर आप देख सकते हैं कि स्वैब, स्टिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, जितने बैंडेजेस हैं, डिस्कार्डेड मेडिसिन, तो जितना ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है ये सब का सब हमारा येलो बकेट में जाएगा। अब होता क्या है कि हमारे हॉस्पिटल में कभी कभी क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, उनको सिस्टर जी बोल देती हैं ये लो इससे जरा वहां कूड़े उसमें फेंक दो उसको, ठीक है। लेबर रूम में चल के आए, वहां से बहुत सारा किडनी ट्रे है उसके अंदर है, आप भी सेग्रीगेट कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा वेस्ट है, तो ऐसे में अपनी आया को, दीदी को या उनको बोल देते हैं जो भैया उधर ब्रदर काम कर रहे होते हैं कि लो इसको जरा कूड़ेदान में फेंक दो। उनको कैसे समझाएंगे, उनको कैसे बताएंगे कि पीले में क्या जाएगा, लाल में क्या जाएगा, सफेद में क्या जाएगा? कोई मुझे आइडिया दे सकता है? बहुत ही सरल भाषा में अगर उन्हें बताना हो तो, पा से पीला, पा से है, फोटो में है, अगर आप मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं तो पा से पीला, पा से पट्टी, याद रहेगा उनको? जी सिस्टर जी सुन पा रहे हैं? पा से पीला, पा से पट्टी याद रहेगा? अरे सिस्टर जी सुने, आप तो बहुत इजी हो गए। तो
अभी जाके मैं हाउसकीपिंग वाले स्टाफ को ना पूरा पढ़ा दूंगी इसको, बायोमेडिकल वेस्ट। पा से पीला, पा से प्लेसेंटा, ठीक है। तो ऐसा आप उनको ना सरल भाषा में थोड़ा सा उनको ट्रेन कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि ला से लाल, ला से लचीला, या फिर रा से रेड और रा से रबड़। तो जितना हमारा ऑल द प्लास्टिक वेस्ट लाइक कैथेटर्स, फेस शील्ड, हमारे एप्रन्स, प्लास्टिक एप्रन्स, हेलमेट सूट, दिस विल ऑल गो इनटू द रेड, ठीक है। और इसमें क्या क्या जाएगा? नीले का कोई बताइए मुझे। नीला डिब्बा है ना आपके यहाँ पे, उसमें क्या डालते हैं आप? हाँ जी, ग्लासवेयर। ग्लासवेयर के कुछ एग्जांपल? इंजेक्शन वाइल्स, एम्पूल। एम्प्यूल्स। तो क्या अभी भी आपके हॉस्पिटल में एम्प्यूल जो होता है उसको वही पुराना स्टाइल चल रहा है तोड़ने का? ऐसे सीधा ब्लू डस्टबिन की तरफ निशाना लगा के, और सिस्टर के पास तो पेन या चाबी होता है, उससे कैसे कर रहे हैं? कट्टर रहता है सर, कट्टर से कट कर। पुराना सिस्टर समझ गया, देखो उधर ज्योति सिंह मैडम के यहाँ जितना स्टाफ है ना सब समझ गया। एम्प्यूल, एम्प्यूल कटर से हम इसको कट करके विल थ्रो इनटू द नीला वाला बकेट। और क्या जा सकता है सिस्टर जी ग्लासवेयर के अलावा? पैरामेडिसिन। हाँ वेरी गुड। ओमकारा, ओमकारा जी यहाँ से बोलेंगे। हाँ वेरी गुड सिस्टर, थैंक यू। तो हमारा जितना इम्प्लांट्स है वो भी उसके अंदर जा सकता है हमारा ब्लू के लिए। गुड, ओके। सो नाउ कम्स शार्प, सफेद। सा से सुई, सा से सफेद। तो आप बहुत इजीली उनको बता सकते हैं कि जितना भी शार्प्स है, निडल, लैंसेट, स्कैल्पेल, दिस ऑल विल गो इनटू द वाइट। तो वाइट वाला डस्टबिन में इधर ये मैंने कुछ बनाया है फोटो, तो शायद कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है क्या सिस्टर? ओमकारा, ओमकारा बताइए। ओमकारा का स्टाफ बहुत एक्साइटेड है, यस बताइए। क्या सिस्टर क्या गड़बड़ है फोटो में? क्या क्वेश्चन था? मैं पूछा इधर फोटो में कुछ गड़बड़ है क्या? ये वाइट वाइट वाला कुछ क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? अभी सिस्टर जी उधर निडल को कुछ कर रही है ना, यहाँ पे ग्लव। सर हाँ क्या गड़बड़ झाला इधर? वो है ना, निडल को बंद नहीं करना है निडल को। क्यों क्यों नहीं करना है बंद सिस्टर जी? बंद से तो अच्छा है ना उसका वो। सर पोल्यूशन होता है, अभी पोल्यूशन होता है अभी। गुड गुड गुड। एक्चुअली उससे फ्यूम्स जो निकलते हैं, वी नेवर नो whether the patient is HbSAg पॉजिटिव, HI पॉजिटिव, कोई STG पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो निडल जलाएंगे तो उन्हीं के अंदर वो फ्यूम्स जाएगा। तो नाउ द मेन थिंग इज वी हैव टू कट द हब, ठीक है। उसको हमको कट करना है और उसको सीधा डिस्पोज करना है। बायोमेडिकल वेस्ट आपके आपके वार्ड में, आपके एरिया में कितना घंटा तक रख सकते हैं, कितना दिन तक रख सकते हैं? आईसीयू में इधर काम कर रहे हैं सिस्टर जी, मैं देख रहा हूँ राइजिंग वाला है डॉक्टर ज्योति के यहाँ पे, इधर आईसीयू का स्टाफ भी बैठा हुआ है ना, तो अभी कितनी देर तक रख सकता है उधर? आईसीयू में कितनी देर तक रख सकते हैं हम अपना बायोमेडिकल वेस्ट, या पूरा हॉस्पिटल में कितनी देर तक रखेंगे जी बताइए। 24 आवर्स रख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी हम लोग की 24 आवर्स के बाद ही आती है। वेरी गुड। जो रूल्स बोलते हैं सिस्टर जी वो 48 आवर्स बोलते हैं कि हम टोटल उसको 48 आवर्स तक रख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला कि हाँ जो हमारा क्रिटिकल केयर एरिया उसमें से अगर हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज साइट है तो हम उधर से उसको 24 आवर्स से पहले ही निकाल दें। और जैसा आप लोगों ने पहले बताया था सॉलिड वेस्ट, ये मैं डब्बा बोल रहा था नीला और हरा वाला ना, कि आपको अपना रिसाइक्लेबल वाला और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी अलग करना है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं, एयरपोर्ट्स हो जाएं या अपने हेल्थ केयर जो स्टाफ हैं वो उसको भी, जैसे हम निकले तो अपना मास्क हम हॉस्पिटल से बाहर निकल के फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ना ही अटेंडेंट्स को, जो तीमारदार हैं, पेशेंट को, उनको सबको पढ़ाने का आप उनको कि इसको आप प्रॉपरली डिस्पोज करना है। इसीलिए हॉस्पिटल में आईसी या साइनेजेस सिस्टम, जिधर जिधर आपका बायोमेडिकल वेस्ट रखा हुआ है उसके ऊपर पोस्टर लगा होना चाहिए, ठीक है। पीले में क्या जाएगा, नीले में क्या जाएगा, लाल में क्या जाएगा, व्हाइट में क्या जाएगा,
जिधर ये 2 डिब्बा रखा है जनरल वेस्ट वाला, उधर भी साइनेज लगा होने का कि उसमें कौन कौन सा चीज हमको डिस्पोज करना है। और ऐसा ही एक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल है। आप में से कुछ हॉस्पिटल्स के यहाँ पे ईटीपी होगा, अदर नहीं है तो बहुत सिंपल है कि वॉश बेसिन के ऊपर एक क्या कहते हैं, आपको हाइपोक्लोराइड का एक बॉक्स लगा ले, इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइपोक्लोराइड वॉश बेसिन में डालेंगे, वो एक नीचे बॉक्स में कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से उसको खोलेंगे वॉल को, इधर कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ओपन करेंगे, कुछ आवर्स के लिए इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और यहाँ से ओपन करके इसको फिर ड्रेन में हम कर देंगे, क्योंकि हमको एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हम अपन लोग इसको न्यूट्रलाइज करके ही आगे भेजेंगे। एंड यू ऑल नो कि कोविड के टाइम पे एक ऐप गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, कोविड-19 BWM ऐप, जो कि आपके जो हाउसकीपिंग के सुपरवाइजर होंगे ना, या सैनिटरी इंस्पेक्टर होंगे, मैनेजर हाउसकीपिंग के पास ये मोबाइल में ऐप होगा जिसमें वो डेली अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट रिवीजन है, आप देख लेना स्टाफ को पढ़ाने के लिए। येलो में क्या क्या जाएगा, 8 कैटेगरीज की चीजें हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट से लेके माइक्रोबायोलॉजी तक वेस्ट तक। रेड के अंदर सारा प्लास्टिक, व्हाइट के अंदर शार्प, ब्लू के अंदर ग्लासवेयर और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स। ठीक है, और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी इसमें प्रावधान वो है, मतलब रूल्स हैं कि आपको अगर कोई नॉन कंप्लायंस है दैट यू हैव टू रिपोर्ट, देयर शुड बी कमेटी एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फैसिलिटी लेवल पे। तो प्लीज एंश्योर। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है आप में से कोई हाथ उठाएंगे? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स किसी हॉस्पिटल का? एनीबडी फ्रॉम इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट? ठीक है, तो द कमेटी शुड बी देयर। अगर नहीं है तो सभी जगह हमारा एक एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होना चाहिए जो बायोमेडिकल वेस्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। और डॉक्टर आकाश सर जो है वो आपके साथ एक चेकलिस्ट शेयर करेंगे जिसमें कि आप पूरा अपना हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा साइकिल आप देख सकते हैं, सेग्रीगेशन से लेके पूरा डिस्पोजल तक। और एनुअल रिपोर्ट जाती है 31 जुलाई तक, रिपोर्ट हमें देना होता है। और वेबसाइट, जो आपका हॉस्पिटल का वेबसाइट है, सब पे बायोमेडिकल वेस्ट की जानकारी लिखा होना चाहिए। ये फोटोग्राफ साइनेजेस आपके हॉस्पिटल में लगे होने चाहिए। ये कुछ स्टाफ ट्रेनिंग के लिए मैंने पिक्स डाली हैं कि आप स्टाफ को जब ट्रेनिंग देंगे, बिकॉज दिस इज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम, यू ऑल आर मास्टर ट्रेनर्स। सिस्टर जी फोटो लेने की जरूरत नहीं है, सब आपका है। अभी ट्रेनिंग खत्म होते ही पूरा पीपीटी आपको एकदम फ्लैश की तरह आएगा, मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। ठीक है, तो इसको आप पूरा स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए, ओवरफिलिंग नहीं करेंगे, पूरा नहीं भरना है, 3/4 भरना है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। अभी क्या अपना स्टाफ को नहीं है ना आइडिया कि ये बायोमेडिकल वेस्ट अगर बाकी के वेस्ट में मिल जाएगा तो वो भी बायोमेडिकल वेस्ट बन जाएगा। तो ऑल द वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, कवर्ड बिन्स में, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के ही लेके जाना है। क्योंकि मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में महाराष्ट्र में राउंड करते हुए, वो 3 स्टाफ चलता है, बीच में 2 डब्बे पकड़ता है और 3 लोग 2 डिब्बे लेके जाते हैं वहां बाहर तक रखने के लिए, जो हमारा हाउसकीपिंग का स्टाफ है। ऐसे ही होता है ना? नहीं होता? अच्छा, ओमकारा जी के यहाँ तो नहीं होता ऐसा। वेरी गुड। ठीक है, तो वो प्रॉपरली कवर्ड उसमें जाना चाहिए, ट्रॉली में जाना चाहिए। ये सिंबल्स हैं कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग के, बायोहजार्ड के, ये हमारे बिन्स पे लगे होने चाहिए, लेबल्स लगा होना चाहिए। और हमने देखा कि कोविड के टाइम पे बायोमेडिकल वेस्ट का जो इंक्रीज है वो काफी बड़ा है, इसलिए मिक्सिंग नहीं करनी है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा जो सिरिंजेस हैं उनको हम प्रॉपरली कट करके डिस्पोज करें। इंडिया आज भी उन कंट्रीज में से है जहाँ पे 50% ऑफ द निडल्स आर रीयूज। ये बीडी कंपनी जो हमारी सिरिंज बनाती है, उनकी रिपोर्ट है, प्रिंटेड रिपोर्ट है कि अगर वो 100 सिरिंज बनाती हैं तो 50 ही ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचती हैं, बाकी की 50% रीयूज या ड्रग अब्यूज में यूज होती हैं। तो ये निडल्स को अगर हम गलत उसमें डालेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो वहां पे उनकी हीटिंग की वजह से इंसिनरेशन में वो जल सकती हैं। प्रॉपरली डिस्पोज करें, कट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? अगर निडल स्टिक इंजरी होती है किसी को फैसिलिटी में, तो जैसा आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर, हु इज एट द मोस्ट रिस्क? स्टाफ नर्सेज, देन इंटर्न्स, देन रेसिडेंट्स, ट्रेनिंग, जो हमारे मतलब मेन स्पाइन है, जो हमारा मेन मेरुदंड है पूरे सिस्टम का, दे आर एट रिस्क। तो आई वुड हम्बली, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज जैसे ही आपने निडल यूज करा, कहीं भी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाए,
किडनी ट्रे के अंदर उसको रखिए, हाथ से मत उसको ट्रांसफर करिए किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट पे, और तुरंत सबसे पहला काम उसको हाफ कट करके डिस्पोज कर दीजिए। यू आर सेफ। ठीक है, अगर होता भी है निडिस्टिक इंजरी होता है तो प्लीज रिपोर्ट करिए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को, या कहीं पे गायनेकोलॉजिस्ट मैडम होंगी, पैथोलॉजिस्ट मैडम होंगी, उनको तुरंत रिपोर्ट करिए अपने इसके निडिस्टिक के बारे में। उसको चूसना नहीं है, दबाना नहीं है, रनिंग वाटर में 10 मिनट तक उसको पूरा साफ करना है और उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। जी हाँ जी, बहुत अच्छा गाना सुना रहे हैं सिस्टर जी। सेशन के बाद हम रखवा देंगे आपका। हाँ जी, ओप्पो वाली मैडम का बेटा गाना गा रहा है ये। ठीक है, और एस्टिमेटेड रिस्क में अगर देखें तो हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस होने के चांसेस हैं, और HIV होने के चांसेस हैं। हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो मरकरी फ्री होने चाहिए। इफ इन केस अगर हम मरकरी यूज भी कर रहे हैं तो हमारे पास मरकरी और ब्लड मैनेजमेंट स्पिल किट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं बताया कि थर्मामीटर के अंदर भी 0.6 ग्राम ऑफ मरकरी होता है, और टॉक्सिक लिंक की कंपनी है बहुत बड़ी जिन्होंने रिपोर्ट घोषित करी है कि अप्रोक्सीमेटली 70 थर्मामीटर्स बड़े हॉस्पिटल्स में डेली ब्रेक होते हैं। तो अगर वो मरकरी एनवायरनमेंट में आती है तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। स्पीच का प्रॉब्लम होता है, मूड डिस्टर्ब होता है, सेंसेशन बिगड़ जाती है। तो इसलिए आपके पास मरकरी स्पिल किट वो रखा हुआ है, आप लोगों के पास है, जिसके अंदर आपने एक्सरे का, हाँ ओमकारा जी बता रहे हैं कुछ। हाँ सर है। वेरी गुड। पूर्वा हॉस्पिटल ब्लड स्पिल मैनेजमेंट किट है आपके पास? पूर्वा हॉस्पिटल, यस। हाँ सर। आपके पास है स्पिल किट? हाँ है सर। सिस्टर जी क्या होता है उसके अंदर, ये बता दीजिए सबको। स्पिल किट के अंदर क्या क्या रखते हैं? उसके अंदर सर एक छोटा कंटेनर रहता है, एक ड्रॉपर, एक जिप बैग, एक छोटा नोटबुक, पेन, और अपना पुराना एक्सरे के 2 पेपर रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और सिस्टर जी मान लीजिए हम हमारा वो टूट गया कोई थर्मामीटर या वो, और एक उधर एक छोटा सा गड्ढा है और वहां के अंदर वो मरकरी बीड चला गया, तो अभी इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? ड्रॉपर से ले लेंगे सर। ड्रॉपर से भी नहीं आ रहा, गड्ढा गहरा है, वो उसके अंदर ड्रॉपर जा रहा है पर वो सक नहीं कर पा रहा है उसको, तो अभी क्या करेंगे? ये डॉक्टर विभोर सर का फेमस क्वेश्चन है, वो हर असेसमेंट में पूछते हैं। जी बहुत सिंपल, उसको सीमेंट से सील कर दीजिए। हाँ अभी सर। अंदर है ना गड्ढे में, ऊपर से सीमेंट या POP है ना, हाँ। या अपना व्हाइट सीमेंट लगा के मार्बल होगा तो उसको सील कर दीजिए। हाँ ठीक। नो नीड टू वरी। ठीक है, ऐसे ही हाँ, ठीक। ब्लड मैनेजमेंट स्पिल किट भी आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर की सोकिंग के लिए कुछ पेपर, न्यूज़पेपर, अपना क्या कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का उसका पॉलिथिन उसके अंदर होना चाहिए, हाइपोक्लोराइट रखा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, या ब्लीचिंग का पाउडर होना चाहिए, एक ब्रश, डस्ट पेन, ये वो होना चाहिए जिसको हम उसको उठा सकें। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा वो गाइडलाइन उसका दे दूंगा कि किस तरीके से हमें जो स्पिल मैनेजमेंट है वो करना है। अब जो मैं अगली कुछ स्लाइड से, मेरी जस्ट 5-10 मिनट्स का बचा है, जो वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनका डॉनिंग एंड डॉफिंग। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर जो एक्सपोजर होता है ना अपन लोगों को, हमको घर बीमारी लेके नहीं जाना है जब हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, हॉस्पिटल इज अ वेरी वेरी मीन्स काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एंड डर्टी प्लेस। तो वो हमें मेंटेन करना है कि हमारा वर्क प्लेस से हॉस्पिटल हमारा घर में कोई इन्फेक्शन ना जाए, इसीलिए मैनेजमेंट जो होता है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देते हैं। सो वी हैव टू डायरेक्ट मीन्स वेरी एडिक्वेटली डॉन इट। डॉन मतलब पहनना, हमें कैसे पहनना है। सो स्टेप 1 शुड बी लाइक रिमूविंग द हमारा ऑर्नामेंट्स, देन वॉश द हैंड्स। तो हैंड वॉशिंग पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बताएंगे, ये सिस्टर जी नहीं बोली अभी तक, अमरजीत कौर मैडम के यहाँ से कोई नहीं बोला है। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, या डॉक्टर ज्योति सिंह मैडम के यहाँ से कोई स्टाफ बताएगा? 5-6 स्टाफ बैठे इधर। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। सुमन के। अरे वाह, वेरी गुड मैडम। हाँ पूरा स्टाफ करके दिखा रहे हैं, वाह वेरी गुड सिस्टर जी, बहुत अच्छे। खूब बढ़िया,
खूब भालो। तो फर्स्ट वी हैव टू वॉश द हैंड्स प्रॉपर्ली, देन वियर द कैप। कैप से स्टार्ट करना है, देन शू कवर, देन सैनिटाइज द हैंड क्योंकि हमने शू कवर्स पहने हैं, देन वियर द एप्रन। ठीक है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एप्रन, और पीछे अगर हमारा कोई स्टाफ है, हमारा साथी है, वो मैं कर देंगे। और फिर उसके बाद हमारे ग्लव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लव्स को पहनने के सबको स्टेप्स पता ही हैं, राइट लेफ्ट ग्लव, राइट ग्लव, नो टचिंग टेक्निक, टू पीपल टेक्निक, उस तरीके से हमको अपने वो पहनने हैं। वियर मास्क एंड गॉगल्स। और उसके बाद सेकंड पेयर ऑफ ग्लव्स, स्पेशली कोविड टाइम्स की बात कर रहा हूँ, हाथ सैनिटाइज करने हैं। और फिर हमको कोई भी प्रोसीजर करना है, पेशेंट के सेंट्रल लाइन डालना है, इंट्यूबेट करना है, या कोई ड्रेसिंग करना है, तो जो भी हम प्रोसीजर या वो करें, देयर वी हैव टू प्रॉपरली डॉन द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नाउ कम्स द डॉफिंग। तो डॉफिंग हमेशा एक अलग एरिया में करना है, वहां पे प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट के बिन्स रखे होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक है बायोमेडिकल वेस्ट से, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। आपको प्रॉपरली हैंड वॉश का स्टेशन होना चाहिए, वहां पे ड्राई करने का सिस्टम होना चाहिए। और इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइज द हैंड्स। जो भी ग्लव्स आप में लगा हुआ है उसमें ब्लड है, म्यूकस है, आपने कोई ओरल कैविटी में काम किया है, ठीक है, लेबर रूम से आप निकल के आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइज द हैंड, देन रिमूव द ग्लव्स, रिमूव द हुड, रिमूव द गाउन। ठीक है, और गाउन रिमूव करके हमें आगे फोल्ड करना है उसको उल्टा, और उसको फिर डिस्कार्ड कर देना है। देन सैनिटाइज, देन रिमूव द शू कवर, फिर से सैनिटाइज, रिमूव द गॉगल, मास्क एंड वो कैप, और फिर से सैनिटाइज, रिमूव द आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स, सैनिटाइज, एंड देन फाइनली वॉश द हैंड। तो द मेन इंपॉर्टेंट नोट इज टू सैनिटाइज द हैंड्स आफ्टर रिमूवल ऑफ ईच पीपी। जैसे ही आप एक एक सेट उतारते जाएंगे पीपी का, आप तुरंत उसको सैनिटाइज करेंगे अपने हैंड्स को, और आउटसाइड टू इनसाइड इसको हमें मूव करना है। ठीक है, एक क्विक सा रिकैप जो मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा, ठीक है, तुरंत एक फटाफट देख लेते हैं रिकैप, क्योंकि समय जो है 1 मिनट ही बचा है 5 बजने में। ये मैंने स्टेप्स डाल दिए इंपॉर्टेंट, आप कोई भी बता सकता है। पहला स्टेप क्या है, पहली चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, जस्ट 2-3 स्लाइड बचा है। पहले में क्या दिख रहा है, हमने क्या किया है, बायोमेडिकल वेस्ट का कलर कोडिंग। कलर कोडिंग दिख रहा है आपको, पीला, लाल, नीला, सफेद, बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैविक कूड़ा। और जब भी बायोमेडिकल वेस्ट पूछा जाए तो जनरल वेस्ट मत मिक्स करिएगा उसके अंदर। ठीक है, 2-4 डिब्बा जो ऊपर है वो और अलग, और नीचे वाला जो अगर 2 या 3 डिब्बा आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ काला ही कर रहे हैं, आपके अस्पताल में सिर्फ काला ही दिया है जनरल वेस्ट का, तो दिस इज अलग, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, देन ऑल द रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय आवर हेल्थ स्टाफ। नियमों के बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पूर्णतः जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड, मैनेज बायोमेडिकल वेस्ट एज पर द रूल्स। सो प्रॉपर सेग्रीगेशन, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर डिस्पोजल, ये सब होना चाहिए। रूल हमेशा याद रखिए, सेग्रीगेशन इज द मींस सेग्रीगेशन एट द सोर्स ऑफ जनरेशन इज द बेसिक रूल। बिल्कुल मिक्सिंग नहीं करनी है आपको। फर्स्ट स्टेप पे इसका पृथक्करण आसान है। ठीक है, तो सेग्रीगेट वेस्ट एट द सोर्स, देन सेग्रीगेट वेस्ट इन करेक्ट लाइनर्स फॉर सुटेबल ट्रीटमेंट। तो कचरे को सही रूप से उपचार में स्टाफ को पढ़ाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, पीला पट्टी, रबड़, लाल, नीला, कांच, साथ से सुई सफेद, वो उस तरह से उन्हें पढ़ाइए। नेवर मिक्स वेस्ट ड्यूरिंग कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा ही नहीं कि एक बड़ा सा ट्रॉला आया उसी में सारी पन्नियां भर दिया। प्रॉपरली ट्रॉली बेस्ड हमारा होना चाहिए, पहिए वाले या तो डस्टबिन हो, इस तरह के फोटो में आप देख रहे हैं, उस टाइम भी हमें मिक्सिंग नहीं करना है। देन मैनेज स्पिलेज। तो स्पिलेज का आपका पूरा किट रेडी होना चाहिए, केमिकल स्पिल हो या मरकरी स्पिल हो, ये आपका बिल्कुल रेडी रहना चाहिए उधर। यहाँ से निकलने के बाद हमारे अस्पताल से जितना भी वेस्ट है उसका क्या फाइनल डिस्पोजल होता है। नीले वाला जो होता है जिसके अंदर की सारा कांच है उसको लैंडफिल कर दिया जाता है, क्रश करके रीयूज कर लेते हैं उसको हम। जितना हमारा शार्प होता है उसको हम जमीन के अंदर बड़े बड़े पाइप डाल के उसको अंदर दबा देते हैं वहां पे। जो हमारा रेड प्लास्टिक होता है उसको ऑटोक्लेव करके म्यूटिलेट यानी उसको बुरादा बना देते हैं उसको। ठीक है,
और जो अपन देखते हैं ना, अब ये रेड लाइट पे, ट्रैफिक लाइट पे खिलौना या छोटा मोटा मार्केट उधर वहां पे पीछे पुराना बाजार में उधर को मिलता है प्लास्टिक वाला, वो सब रीयूज हो जाता है। और जितना येलो होता है वो हमारा सब जला देते हैं, इंसिनरेशन। तो दो बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, 800 डिग्री टेम्परेचर, 1050 डिग्री टेम्परेचर, उन प्राइमरी और सेकेंडरी चैम्बर में उनको जलाया जाता है बहुत हाई प्रेशर के अंदर। और उधर से जो ऐश ऐश बनती है उसको रोड का अभी बन रहा है ना दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे, तो उधर उधर क्या कहते हैं, पूरा उसको इस तरीके का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रोड साइड कंस्ट्रक्शन में और उन सब चीजों में उसको यूज करते हैं। देन माय हम्बल रिक्वेस्ट, माय डियर कुलीग, सिस्टर, डियर ब्रदर्स, योर सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, सो प्लीज वियर पीपीज अकॉर्डिंगली, डबल मास्क पहनिए, कोरोना दोबारा चांसेस हैं, थर्ड वेव दस्तक दे रही है, तो प्लीज यूज द प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, एंड अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट विल cause harm to the environment, to our next generation. If injured, then treat your wound immediately. तुरंत उसको उपचार करना है। सिस्टर जी, सीनियर सिस्टर से मिलना है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, अपने गायनेकोलॉजिस्ट या हॉस्पिटल के जो ओनर्स हैं उनसे बात करिए। और इट इज इम्पोर्टेंट कि हम संक्रमित बायोमेडिकल कचरे को अलग रखें, जनरल वेस्ट को अलग रखें, दोनों अलग कैटेगरी है। उसके बाद कोविड-19 में स्पेशली ध्यान रखिए, जो लेबोरेटरी है ये हमारे होम सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, यहाँ पे डबल लाइनर्स, फुट ऑपरेटेड, अलग से सेग्रीगेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन सब चीजों को हमें यूज करना है। स्टाफ को सिखाइए, रेफरेंसेस आपको दिए हैं, और अब इसे अब वो माने कि हम एक ही धरती है जो हमें और आपको शेयर करनी है। जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें एक अच्छा हरा भरा संसार हमें दिया है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको उसी सेम कंडीशन में और अच्छा करके अपनी आने वाली जनरेशन जो है उसको हैंड ओवर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थँक्यू सर। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? कोणाला काही प्रश्न आहे का? मराठीमध्ये विचारलं तरी चालेल। सिस्टर, अच्छा, कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, या फिर आपके हॉस्पिटल में आप कैसे करते हैं उस पर आपको क्लैरिटी मिली क्या? कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा? आज का सेशन कैसा लगा और आप अभी क्या चेंजेस करेंगे अपने हॉस्पिटल में इसके बाद? कोई भी बताइए, एक सिस्टर, डॉक्टर। हाँ बोलिए। राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल, अर्चना सिस्टर। आप अभी आपके ओमकारा हॉस्पिटल, आप क्या चेंजेस करेंगे अपने हॉस्पिटल में, या फिर कुछ नया सीखा आपने? आज का सेशन कैसा लगा? सर आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा। मैं सिद्धिविनायक हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, डॉक्टर ज्योति सिंह की तरफ से। उन्होंने हमें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। फिलहाल हाल ही में हमारी ट्रेनिंग हुई है और लक्ष्य मान्यता का भी हमारा एक्रीडिएशन हुआ है सेशन लास्ट मंथ। इसलिए ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत फ्रेश है, हमारा रिवीजन हो गया। लेकिन जो टेक्निकली बातें आपने बताई, जैसे फायर के बारे में, जिससे वो एक्सटिंग्विशर में क्या क्या होता है, कौन सा चीज होता है, वो हमें कैसे एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखा हुआ था वो ही पता था, लेकिन आपके लेक्चर से हमें इन डिटेल डीपली हमें पता चला। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू मैम। और कोई नर्स सिस्टर? और जो मैं डॉक्टर नमित सर के बारे में भी बताना चाहूंगी, जो उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट बताया, तो इन जनरल जो हॉस्पिटल के कॉमन लोगों को पता है, जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ को पता है, उस तरह से वो तो हम लोग बताती है, लेकिन उनको वो याद नहीं रहता है। उनको हमेशा गाइड नर्सिंग स्टाफ करती है, तो हर टाइम नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में उनको सारी चीजें बता नहीं पाती है। तो सर ने जो टेक्निक बताया, जैसे प से पीला, प से पट्टी, लाल से लाल, ल से रबड़, वैसे जो जो आइडिया हमने बताई वो हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ को बताने के लिए। और जो बायोमेडिकल वेस्ट में जो भी जहाँ से शुरुआत हुई है, मतलब जैसे 1998 में, 2016 में जो चेंजेस हुए वो हमें पता नहीं थे, बस हमें करना है इतना पता था। तो इसका हिस्ट्री जानने से हमें ये पता चला कि हाँ, हमें रेवोल्यूशन क्या हुआ है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, उसकी इसका इम्पोर्टेंस हर एक किसी को बता सकते हैं हम।
ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ हम लोग सिर्फ नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल के लिए सीमित रखें, ये हम हमारे घर में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप दोनों को, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर नमित सर को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका फीडबैक काफी इंस्पायर करेगा हमें कि ऐसे कंटिन्यू करें। सर एक रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में कि आपके पीपीटीज अगर उनको मिल पाए तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। जी मैं अभी आपको मेल कर देता हूँ, जस्ट आफ्टर द सेशन डॉक्टर आकाश है मेल में। हाँ फिर तो हम आप व्हाट्सएप से या जैसे भी आप शेयर करना चाहे कर दीजिए। तो लक्ष्य था कि सारे फैसिलिटीज को हम फिर ये भेज देंगे, ठीक है। थैंक एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नमित सर एंड डॉक्टर राहुल सर फॉर टेकिंग टाइम एंड गिविंग अस ओरिएंटेशन ऑन क्रिटिकल टॉपिक्स फायर सेफ्टी एंड बायोमेडिकल। और इसका हमारे स्टाफ को और लाभार्थी को आखिर में इसका जरूर फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल। इसको हम रिकॉर्ड कर रहे किया है, इसका लिंक आपको, यूट्यूब का लिंक आपको भेजा जाएगा। थैंक यू, बाय। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर आकाश जपाईगो एंड स्पेशली ऑल द स्टाफ। आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।